एक रहस्यमयी टावर जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। जो भी इसके अंदर गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। आखिर इस टावर में ऐसा क्या था? ये सब तब शुरू होता है जब पूरे शहर में आसमान से अजीब मोनोलिथ्स गिरने लगते हैं। फिर प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे एनर्जी का एक विशाल पिलर बन जाता है। लेकिन डिजास्टर बीस्ट्स के नाम से जाने जाने वाले मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते अजीब और खूंखार क्रीचर्स का एक झुंड वहां आ जाता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। इस अफरातफरी के बीच एक पिता अपने बेटे को हमले से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। शहर में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उन पर हमले हो रहे थे। नीली लपटों वाले उस क्रीचर को किसी बात की परवाह नहीं थी और वह अपनी खौफनाक तबाही मचाता रहा। इसके बाद वह सीधे उस लड़के की मां पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है। वह भी अपने बेटे इत्सुकी तेनमा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है और उससे वहां से भागने की भीख मांगती है। अचानक हमारा एमसी उस खौफनाक याद से घबराकर जाग जाता है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की देखती है कि वह ख्यालों में खोया हुआ है और उसे कोहनी मती है। वह पूछती है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि वह बिल्कुल खोया हुआ लग रहा था। ठीक उसके बाद वह परेशान दिखती है और पूछती है कि वह रो क्यों रहा था। चश्मे वाला उसका दोस्त आता है और मजाक में कहता है कि वह हमेशा असेंबली के दौरान सो जाता है। इसी बीच स्टेज पर खड़ा एक आदमी 10 साल पहले हुए युद्ध के बारे में बात कर रहा है। उसका दोस्त बताता है कि वह नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का कमांडर मेंदू इसुमी है। वह यह भी बताता है कि मेंदू इतिहास का सबसे पहला अवेकेंट था और इंसानियत का सबसे मजबूत हीरो भी कभी उसका स्टूडेंट हुआ करता था। मेंदू बताता है कि एक मोनोलिथ को छूने से आम लोगों के अंदर भी पावर्स अवेकन हो सकती हैं। अंत में वह कहता है कि वह यहाँ उन सभी को युद्ध के लिए अवेकन बनाने आया है। तुरंत ही सुनहरी एनर्जी से घिरा हुआ एक मोनोलिथ जमीन से बाहर निकलता है। आखिरकार अवेकन बनने का मौका पाकर स्टूडेंट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। इत्सुकी का दोस्त बहुत उत्साहित है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल सीरियस दिखता है। फिर हमारा लड़का अपने आसपास के सभी लोगों को इग्नोर करते हुए उस पत्थर की तरफ चलने लगता है। गुलाबी बालों वाली लड़की उसके इस अजीब बर्ताव से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक खतरनाक लुक था और आंखें लाल चमक रही थीं। वह कहता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। भीड़ उस पत्थर को छूने लगती है, लेकिन पहले स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं होता। बाकी लोग कहते हैं कि अगर रिकॉर्ड तोड़ने वाला एथलीट भी ऐसा नहीं कर सका तो उनके पास भी कोई चांस नहीं है। कई अन्य स्टूडेंट्स अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन वे सभी बुरी तरह फेल हो जाते हैं। भीड़ निराश हो जाती है, क्योंकि अब तक स्कूल से कोई भी अवेकन नहीं हुआ है। इसके बाद गार्ड लाइन में खड़े अगले लड़के हिकारू ही को बुलाता है। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि हिकारू एक जाना माना बुली है और पत्थर रिएक्ट करने लगता है। अचानक मोनोलिथ से नीली बिजली निकलती है और हिकारू हवा में तैरने लगता है। एक स्क्रीन उसके स्टैट्स दिखाती है और बिजली की पावर से अवेकन होने पर वह बहुत घमंडी हो जाता है। एक नीले बालों वाली औरत रिपोर्ट देती है कि उसके स्टैट्स औसत से बहुत ऊपर हैं। हिकारू बड़े घमंड से पूछता है कि क्या उस बूढ़े आदमी मैनू को उससे कुछ कहना है, लेकिन अचानक कहीं से हमारा एमसी आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वह बुली गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि इत्सुकी अपने गंदे हाथ उस पर से अभी हटा ले। दर्शक देखते हैं कि इत्सुकी ने लाइन तोड़ी है और समझ जाते हैं कि वह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। हमारा हीरो फिर पत्थर को छूता है और उस औरत को उसके अंदर से एक बहुत तीव्र भावना महसूस होती है। जैसे ही इत्सुकी पत्थर को छूता है, वह औरत ध्यान देती है कि उसका दृढ़ संकल्प एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ तक कि मेनू भी उस लड़के से महसूस हो रही एनर्जी से हैरान है। हमारा एमसी फिर अपने दिमाग में उस क्रीचर की छवि को याद करता है जिसने उसे सदमा दिया था। अचानक मोनोलिथ से रोशनी का एक विशाल पिलर फूटता है, जो हमारे हीरो को अपनी चपेट में ले लेता है। वह एनर्जी एक विशाल फूल में बदल जाती है जो पूरे स्कूल के मैदान को ढंक लेता है। रोशनी के इस नज़ारे को देखकर भीड़ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जो ओशी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसके दोस्त उसकी इस शानदार अवेकनिंग से बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं। मीनू को एहसास होता है कि यह घटना केवल सबसे दुर्लभ क्लास ऑर्डर के साथ ही होती है। इस बीच वह बुली आरो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है। इत्सुकी फिर एक अजीब सी जगह पर जागता है और सोचता है कि क्या वह आखिरकार अवेकन हो गया है। वह उस एनर्जी वाले फूल के बीच में बैठा है जो असली दुनिया में बना था। एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसकी क्लास ऑर्डर ब्रेकर और उसका गिफ्ट निर्वाण के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जब वह अपने स्टैट्स को देखता है तो उनमें से हर एक जीरो पर होता है। हालांकि उसका निर्वाण गिफ्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसके सभी स्टैट्स 200 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। हमारा लड़का समझ जाता है कि बिना लेवल अप किए भी वह एक अलग तरीके से ताकतवर बन सकता है। बाहर रोशनी इतनी तेज है कि आसपास के सभी लोगों को अंधा कर रही है। धीरे धीरे रोशनी के अंदर से एक व्यक्ति की परछाई उभरने लगती है। उसी तब चौंक जाता है जब उसे एहसास होता है कि बाहर आने वाला व्यक्ति इत्सुकी है। नीले बालों वाली औरत उसके स्टैट्स पर विश्वास नहीं कर पा रही है और मेनू कहता है
बिना किसी शक के हमारा हीरो पूरे इतिहास में सबसे ताकतवर रूकी अवेकंड है। स्क्रीन हमारे हीरो के स्टैट्स दिखाती है, जिनका कुल योग 800 पॉइंट्स है। स्कूल की भीड़ खुशी से झूम उठती है और प्रिंसिपल इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि कहते हैं। लेकिन वह बुली उशी जल भुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस लड़के ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। इसलिए वह सब पर अपनी इलेक्ट्रिक रेस छोड़ देता है और इत्सुकी को एक लूजर कहता है। इसके बाद उशी छलांग लगाता है और हमले के लिए अपनी नई मूव द सिल्वर सर्पेंट तैयार करता है। हमारे हीरो का सिस्टम उस स्किल को डिटेक्ट कर लेता है और उसका एनालिसिस करने के लिए ओवर मिमिक असिस्ट को एक्टिवेट कर देता है। एनालिसिस बार बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है, जबकि हमारा लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। अचानक वह बिजली का हमला पूरी ताकत से जमीन से टकराता है, लेकिन किसी को नहीं लगता। हर कोई कंफ्यूज है, क्योंकि उन्होंने एक चमक देखी और फिर अचानक इत्सुकी वहां से गायब हो गया। फिर हमारा एमसी उशी के पीछे प्रकट होता है, उस बुली का सिर पकड़े हुए। एक ठंडी घूर के साथ वह कहता है, उशी किस्मत अच्छी है कि वह इंसान है, वरना वह अब तक राग बन चुका होता। भीड़ बस देखती रह जाती है, क्योंकि वह बुली डर से लकवाग्रस्त हो गया है। जबकि एनालिसिस जारी है और लगभग पूरा होने वाला है, हमारा लड़का बस वहां मजे से खड़ा रहता है। आखिरकार एनालिसिस 100% पर पहुंच जाता है और वह थंडर वेव स्किल सीख लेता है। अचानक कहीं से एक नई चमक दिखाई देती है और वहां खड़ा एक आदमी शुक्र मनाता है कि उसने धूप का चश्मा पहना हुआ है। स्क्रीन फिर दिखाती है कि सिल्वर सरपेंट का एनालिसिस पूरी तरह से सफल रहा। अब हमारा एमसी नीली बिजली से घिरा हुआ है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। हर कोई सदमे में है, क्योंकि उसकी बिजली ज्यादा चमकदार है और उसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसके स्टैट्स फिर से बढ़ जाते हैं और अब उसका टोटल 840 पॉइंट्स है। अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है, क्योंकि ऊपर से कुछ अजीब चीज गिरती है। आसमान में एक नया डार्क मोनोलिथ दिखाई देता है, जो हर तरफ पर्पल बिजली छोड़ रहा है। नीले बालों वाली औरत सभी को वहां से भागने के लिए कहती है और मैनू को लगता है कि निशाना वही है। वह बहुत डरी हुई है और कहती है कि उन्हें भी भागना चाहिए, क्योंकि वे फाइटर्स नहीं है। लेकिन मेनू कहता है कि अगर भागे तो सब लोग पैनिक कर जाएंगे, और फिर वह इत्सुकी की तरफ इशारा करता है, जबकि सभी स्टूडेंट्स खौफ में भागते हैं। हमारा हीरो खतरे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद वह मोनोलिथ एक जोरदार झटके के साथ जमीन से टकराता है, जिससे बहुत सारी धूल उड़ती है। उसका दोस्त आरकेयू चिल्लाता है कि एक डिजास्टर बीस्ट आ रहा है, लेकिन इत्सुकी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। आरकेयू और गुलाबी बालों वाली लड़की कहते हैं कि वह अभी बस एक रुकी है और उसे लड़ना नहीं चाहिए। हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है और एक शांत नजर से उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसलिए वे दोनों वहां से भाग जाते हैं, जबकि वह लड़का अकेले ही खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ हमारा हीरो अपनी पहली असली लड़ाई के लिए पूरी तरह से जोश में है। वह बताता है कि ये वही क्रीचर है जिसने उसके माता पिता को मारा था और आज उसका लकी दिन है। नीली लपटों वाला एक कंकाल बाहर निकलता है और स्क्रीन उसके स्टैट्स को 2985 दिखाती है। हमारा लड़का बुली से कॉपी की गई स्किल को आजमाने के लिए बेताब है। बिना कोई समय बर्बाद किए वह अपनी बिजली का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। इत्सुकी अपनी मुट्ठी में एनर्जी इकट्ठी करता है और कहता है कि वह अब किसी और को मरने नहीं देगा। फिर वह अपनी पूरी ताकत से उस कंकाल की छाती पर एक लाइटनिंग पंच जड़ देता है। ये प्रहार इतना जोरदार है कि ये उनके आसपास की हर चीज को उड़ा देता है और मॉन्स्टर को हवा में उछाल देता है। नीले बालों वाली औरत हैरान है कि इत्सुकी ने एक ही वार में उस बीस्ट को हरा दिया। हालांकि मेनू समझाता है कि उसकी स्पीड बेहतरीन है, लेकिन जीतने के लिए यह काफी नहीं है। मेनू कहता है कि कंकाल की दूसरी स्किल नीली आग से हर उस चीज को जला देती है जिसे वह छूती है। अपने दोस्त को खतरे में देखकर आरकेयू और गुलाबी बालों वाली लड़की निराशा में चिल्लाते हैं। इसी बीच बुली उशी जोर जोर से हंसता है और कहता है, यह बच्चा अब राख में बदलने वाला है। लेकिन हमारे हीरो का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर के फायर अटैक का एनालिसिस करना शुरू कर देता है। नीले बालों वाली औरत परेशान हो जाती है, क्योंकि लेवल 10 का अवेकन भी उस हमले को नहीं झेल सकता। वह उस जीनियस की मौत पर शोक मनाती है, जबकि इत्सुकी जलने के उस भयंकर दर्द को महसूस करता है। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है, जिसने मरने से पहले इसी तरह का दर्द सहा था। हालांकि मेंदु शांति से सब कुछ देखता है, क्योंकि वह जानता है कि उस बच्चे के पास कोई तरकीब है। हमारे एमसी का शरीर लपटों में घिर जाता है, लेकिन एनालिसिस 100% पर पहुंच जाता है। चश्मे वाला आदमी उम्मीद खो देता है, लेकिन वह नीला कमल का फूल फिर से दिखाई देता है। इत्सुकी उस एनर्जी के अंदर हील हो जाता है और सोचता है कि अब वह कौन सी स्किल सीखेगा। स्क्रीन दिखाती है कि उसे ब्लैक आइस वॉल मिल गई है और उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं। फिर वह नीला कमल का फूल हमारे हीरो के चारों ओर तेजी से चमकने लगता है। वो उसके अंदर हवा में तैरता है, पूरी तरह से ठीक होकर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर। उसके दोस्त और दर्शक खुशी से चिल्लाते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने अभी अभी एक चमत्कार कर दिखाया था। वह औरत उसकी रिकवरी के बारे में सोचती है और मेनू कहता है कि वह एक खास तरह का ब्रेकर है। मेनू इस अद्भुत जनरेशन की सीमाओं को देखने के लिए उत्सुक है।
कंकाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह अपनी नीली लपटों के साथ एक बार फिर हमला करता है। लेकिन हमारा हीरो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने शरीर के चारों ओर ब्लैक आइस का एक आर्मर बना लेता है। लपटें उस लड़के से टकराती हैं, लेकिन वह अपने नए डिफेंस से सुरक्षित रहता है। लपटों के अंदर उसका आइस आर्मर उसे हमले से पूरी तरह से बचा लेता है। फिर वह अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और बर्फ और बिजली के एक ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है। इसके बाद हमारा हीरो अपनी नई स्किल से बर्फ की एक विशाल तलवार बनाता है और एक ही वार से वह डिजास्टर बीस्ट को आसानी से काट देता है। स्टूडेंट्स उस बच्चे की स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं। वह पलक झपकते ही गायब हुआ और वापस आ गया। वह बुली उशी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और औरत सोचती है कि क्या वह सच में एक रुकी है। वह जो आर्मर और हथियार बनाता है वो गॉड टियर एबिलिटी है। उसका दोस्त रिकू उसका नाम चिल्लाता है और बहुत राहत महसूस करते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। वो उसकी जीत पर उसे खुशी से गले लगा लेता है और हमारा हीरो पूछता है कि सीओ कहाँ है। रिकू बताता है कि वह वहीं थी, लगभग रोने ही वाली थी, लेकिन लड़ाई के बाद कहीं गायब हो गई। हमारा एमसी भीड़ की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वह गुस्सा हो गई है। मैनू फिर चाकू सारा कचरा साफ करने के लिए कहता है क्योंकि वह उस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है। उसका दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह बस उस मॉन्यूमेंट को छूने गई है। अचानक मेनू सामने आता है और हमारे हीरो को उसके पूरे नाम से बुलाता है। कमांडर और इतिहास का सबसे ताकतवर रुकी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। भीड़ गपशप करती है कि क्या वह मेंदू का स्टूडेंट बनेगा, लेकिन उन्हें लगता है कि यह नामुमकिन है। आरकेयू इस सिचुएशन से नर्वस हो जाता है और वहां से निकलने का बहाना बनाता है। मीनू हमारे हीरो से कहता है कि वह एक बहुत ही खास लड़का है। इत्सुकी कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आता कि कमांडर का इससे क्या मतलब है। फिर वह बूढ़ा आदमी बताता है कि वह उसके दिल में गुस्से और नफरत को महसूस कर सकता है। मीनू इतनी नफरत की वजह जानना चाहता है और हमारा हीरो अपनी बात बताने लगता है। वह बताता है कि यह सब 10 साल पहले शुरू हुआ था जब उसके माता पिता पर एक बीस्ट ने हमला किया था। उसके उस डरे हुए बचपन की छवि पूरी ताकत के साथ उसके दिमाग में वापस आ जाती है। लड़का कहता है कि वह लगभग मरने ही वाला था, लेकिन एक अवेकन ने उसे ऐन मौके पर बचा लिया। फिर भी उसे अपनी माँ को नीली लपटों में जलते हुए देखना पड़ा। उस समय वह बच्चा पूरी तरह से हताश होकर सिर्फ अपनी माँ के लिए रो सकता था। उस पल लड़के ने अपने माता पिता की मौत के लिए खुद को दोषी माना और वह पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन तभी उसने उस क्रीचर को देखा जो उसके सामने खड़ी सारी बुराइयों की जड़ था। नफरत से लाल हुई अपनी आंखों के साथ उसने कसम खाई कि वह एक दिन अपना बदला जरूर लेगा और आंखों में आंसू लिए हुए वह चिल्लाता है कि वह एक एक डीमन का सफाया कर देगा। कमांडर को अजीब लगता है कि इतनी नफरत के बावजूद भी वह रो सकता है। इत्सुकी कहता है कि आंसू उसे अपना लक्ष्य कभी न भूलने की याद दिलाते हैं, इसलिए मैनो उसे अपना स्टूडेंट बनने और सेवियर लीग में शामिल होने का न्योता देता है। वो बताता है कि लीग एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन अवेकन शामिल हैं। इसके अलावा मेंबर्स को हथियार और हर महीने 10,000 गोल्ड की सैलरी मिलती है। हालांकि इसकी कीमत लोगों की सुरक्षा के लिए फ्रंट लाइंस पर लड़ना है। हमारे एमसी को इनाम या रिसोर्सेज की कोई परवाह नहीं है। वह जो सबसे ज्यादा चाहता है वह है फ्रंट लाइंस पर बीस्ट से लड़ने का मौका। मेनू कहता है कि किसी टूर्नामेंट के केवल टॉप 100 लोग ही सेवियर्स बन सकते हैं। हमारा लड़का फिर पूछता है कि पॉइंट का रिकॉर्ड क्या है ताकि वह एक टारगेट सेट कर सके। मेनू बताता है कि रिकॉर्ड 1,15,000 पॉइंट्स का है जो ताइवाज जिन नाम के किसी व्यक्ति ने बनाया है। हमारे हीरो को याद आता है कि ताइवान इंसानियत की रोशनी है और सबसे ताकतवर अवेकन है। वह बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि जिन बहुत खास है, लेकिन हमारे लड़के में उसके लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल है। एक दृढ़ नजर के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह इस ताइवान वाले को पीछे छोड़ देगा। कमांडर उस लड़के को बहुत सीरियस लुक के साथ देखता है। वह सोचता है कि युवा अत्सुकी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन युद्ध जीतने के लिए इतना ही काफी नहीं है। वह बूढ़ा आदमी उम्मीद करता है कि कोई उसे पीछे छोड़ देगा, जैसे क्षितिज पर उगता हुआ कोई नया सूरज। मैनो फिर मुस्कुराता है क्योंकि वह सूरज जिसका उसे इंतजार था आखिरकार आ ही गया है। हमारा एमसी एक विशाल बिल्डिंग को देखता है और पूछता है कि वह क्या है। कमांडर समझाता है कि मॉन्यूमेंट्स इस दुनिया को बीस्ट्स की दुनिया से जोड़ते हैं, इसलिए अगर वे सिर्फ क्रीचर्स को मारेंगे और पत्थर को छोड़ देंगे तो उनमें से और भी आ जाएंगे। यही कारण है कि ये बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को अलग करने और साथ ही एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी काम आती है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है और मेनू कंफर्म करता है कि ये एक स्टेज है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि वहां के बीस्ट्स ताकतवर हैं, इसीलिए उस जगह को रूकी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। वह बूढ़ा आदमी बताता है कि जिनका रिकॉर्ड 3 मिनट और 14 सेकंड था। फिर वह लड़के को अपना स्टूडेंट बनने के लिए इसे 3 मिनट से कम समय में पार करने का चैलेंज देता है। बिल्डिंग में भीड़ मैनो को देखती है और सोचती है कि उसके साथ खड़ा वह रुकी कौन है। हमारा लड़का फिर सोचता है कि क्या यह ताइवाज जिन सच में इतना मशहूर है। वह एक पैनल को देखता है और पाता है कि स्टेज का बीस्ट लेवल 10 है।
इसी बीच भीड़ कमेंट करती है कि वह एक लड़की है और पक्का वहां सिर्फ लड़कियों पर लाइन मारने के लिए आया होगा। हमारा हीरो सबको इग्नोर करता है और स्टेज में एंट्री करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। औरत पूछती है कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं और वह जवाब देता है कि सिर्फ वो अकेला है। वह बस उसके सामने खड़ा रहता है और चैलेंज में ले जाए जाने का इंतजार करता है। वह चिढ़ जाती है और सोचती है कि वह मजाक कर रहा है क्योंकि वह जगह बेहद खतरनाक है। उनके आसपास की भीड़ हंसने लगती है, यह सोचकर कि वह लड़की उसे भाव नहीं दे रही है। इत्सुकी फिर कहता है कि वह सब गलत समझ रही है क्योंकि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उस पर विश्वास नहीं करती और अपना नंबर देती है ताकि वह बस चला जाए और नाटक करना बंद कर दे। एक डार्क लुक के साथ वह उससे कहता है कि उसे अपनी बात दोहराने पर मजबूर ना करे और बस उसे अंदर जाने दे। घबराकर वह ब्रेसलेट सौंप देती है और वह शिकायत करता है कि उसे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। लोग उसे लेवल 0 होने और लेवल 10 के स्टेज की कोशिश करने के लिए बेवकूफ कहते हैं। वहां मौजूद एक लड़का कहता है कि एक स्पेशल गिफ्ट होने के बावजूद भी उसका लेवल बहुत ही कम है। हमारा एमसी फिर अपना ब्रेसलेट स्कैन करने के लिए गेट की ओर चलता है। उसकी एंट्री अप्रूव हो जाती है और सिस्टम अवेकेंड इत्सुकी तेनमा को एक्सेस दे देता है। वह तैयार होता है और कहता है कि वादा हर चीज को 3 मिनट से कम समय में खत्म करना है। फिर स्क्रीन पर एक टाइमर 0 से शुरू होता है और इसी के साथ हमारा लड़का अपनी पावर का ऑरा छोड़ता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। स्टेज के अंदर हमारा हीरो एक विशाल मोनोलिथ की तरफ दौड़ता है। एक फोकस्ड लुक के साथ वह खुद को तैयार करता है क्योंकि उसे किसी चीज के करीब आने का एहसास होता है। फिर एक लेवल 4 का लकड़ी का क्रीचर दिखाई देता है और पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का एक आइस एक्स समन करता है और तुरंत काउंटर अटैक करता है। वह मॉन्स्टर को बीच से काट देता है और आसपास मौजूद अन्य मॉन्स्टर्स को ललकारता है। अचानक बिल्कुल एक जैसे क्रीचर्स का एक झुंड हमारे एमसी को घेर लेता है। बाहर चोआ उस बच्चे के लिए चुने गए स्टेज को लेकर मेनू से सवाल करती है। वह कहती है कि ताइवास जिन को पीछे छोड़ना नामुमकिन है और वह बूढ़ा आदमी उसके शब्दों के चुनाव पर उसे छेड़ता है। फिर उस औरत को याद आता है जब उसने ताइवास जिन को लेवल 97 के बीस्ट को हराते हुए देखा था। उस समय उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं और वह बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। वह कहती है कि वे एक अथाह पावर वाले भगवान की आंखें थीं। मेनू सहमत होता है कि उस लड़के में पोटेंशियल है, लेकिन वह अभी भी एक बिना तराशा हुआ हीरा है, क्योंकि अगर ताइवान भगवान है तो हमारा हीरो नफरत से भरा हुआ एक डीमन है। इस बीच इत्सुकी उस क्रीचर को हरा देता है और नोटिस करता है कि वह बहुत ही कमजोर था। अचानक उसके पीछे के अंधेरे से एक बहुत बड़ा परछाई वाला क्रीचर बाहर निकलता है। हमारा एमसी कोई समय बाद नहीं करता और अपनी बर्फ से उस नए मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वह उस बीस्ट को आसानी से हरा देता है और सोचता है कि क्या चैलेंज में बस इतना ही था। हालांकि सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर की रीजनरेशन स्किल को डिटेक्ट करता है। एबिलिटी का एनालिसिस शुरू हो जाता है और हमारे हीरो को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मॉन्स्टर रीजनरेट हो जाता है और उस लड़के की तरफ निशाना साधते हुए कई बेलों से हमला करता है। स्क्रीन दिखाती है कि वह मॉन्स्टर अब लेवल 10 का है और हमारा हीरो समझ जाता है कि यह आसान नहीं होने वाला है। इसलिए वह बेलों के हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी ब्लैक आइस वॉल का इस्तेमाल करता है। लड़की को लगता है कि उस रीजनरेशन को रोकने के लिए उसे बहुत ज्यादा डैमेज देना होगा, इसलिए वह चकमा देता है और अपने आइस ब्लेड से कई बेलों को काट देता है। इसके बाद हमारा हीरो सीधे उस क्रीचर के ऊपर एक ताकतवर वर्टिकल स्ट्राइक करता है। उस हमले से क्रीचर 2 हिस्सों में बंट जाता है, लेकिन फिर भी हारता नहीं है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह कहता है कि वह मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देगा ताकि वह अब और हील न कर सके। फिर हमारा एमसी अपने आइस वेपन का इस्तेमाल करके उन दोनों हिस्सों को अलग करता है। इसके साथ ही वह मॉन्स्टर अनगिनत टुकड़ों में फट जाता है और हर तरफ धूल उड़ जाती है। वह थकने लगा है क्योंकि इतनी देर तक बर्फ का इस्तेमाल करने से उसका माना खत्म हो रहा है। लेकिन अचानक वह क्रीचर उन टुकड़ों से फिर से रीजनरेट होने लगता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और इतने सब के बाद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हमारे हीरो का ध्यान जाता है कि हर डिफेंस के साथ एनालिसिस का परसेंटेज बढ़ता जाता है। वह अपनी बिजली का इस्तेमाल करने और एनालिसिस पूरा होने तक दूरी बनाए रखने का प्लान बनाता है। एनालिसिस 75% पर है, लेकिन उसका समय लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए वह प्रोसेस को तेज करने के लिए बिजली और बर्फ दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हमारा लड़का जानता है कि अगर एनालिसिस पूरा होने से पहले उसका माना खत्म हो गया तो उसके लिए खेल वहीं खत्म हो जाएगा। हमले सहने के बावजूद भी वह फोकस्ड रहता है और एनालिसिस 80% तक पहुंच जाता है। वह सोचता है कि अगर वह यहाँ हार जाता है तो इसका मतलब बस इतना होगा कि वह काफी ताकतवर नहीं था। लाल चमकती आंखों के साथ वह अपना सबसे ताकतवर हमला करने के लिए तैयार होता है। एक आखिरी कोशिश के साथ वह मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन आखिर में खुद ही घायल हो जाता है। हमारा लड़का बहुत थक चुका है और उसमें आगे लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची है। उसका माना खत्म हो चुका है, लेकिन सिस्टम का एनालिसिस 99% तक पहुंच जाता है।
हालांकि वह नोटिस करता है कि मिमिक्स को माना की जरूरत नहीं होती और ऐलान करता है कि जीत उसी की है। फिर एनालिसिस पूरा हो जाता है और वह लोटस एक्सप्लोजन स्किल सीख लेता है। ये नई एबिलिटी एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज देती है और माना के इस्तेमाल के साथ बढ़ती है। साथ ही यह उसके घावों को भर देती है और उसके स्टैट्स को 20 पॉइंट्स बढ़ा देती है। हमारा हीरो फिर अपनी नई और ताकतवर एबिलिटी को एक्टिवेट करने की तैयारी करता है। वह अपने दोनों हाथ मिलाता है और लोटस एक्सप्लोजन की पूरी पावर को आजाद कर देता है। एक बहुत बड़ा आग का धमाका उस क्रीचर को पूरी तरह से निगल लेता है। मॉन्स्टर राख और धूल के सिवा कुछ नहीं बचता और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हमारा एमसी सोचता है कि ये नई स्किल काफी मजबूत है और वह इस रिजल्ट से संतुष्ट है। वह नोटिस करता है कि मिमिक्स ने उसका माना भी रिस्टोर कर दिया है और पूरे एरिया को साफ कर दिया है। धुएं के बीच से हमारे लड़के को जमीन पर एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल दिखाई देता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट घबरा रही है क्योंकि समय खत्म हुआ है। चोआ को भी लगता है कि उसके लिए 3 मिनट से कम समय में जीतना नामुमकिन है, लेकिन अचानक चैलेंज स्क्रीन हरी हो जाती है और एक नया रिकॉर्ड दिखाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। स्क्रीन फिर दिखाती है कि उसने 2 मिनट और 14 सेकंड में चैलेंज पूरा कर लिया है। हमारा हीरो पोर्टल से लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। रिकॉर्ड तोड़ने के बाद वह पूरी तरह से थक चुका है। भीड़ ये देखकर हैरान है कि वह जिंदा बच गया और ताइवान से पूरे 1 मिनट तेज था। हमारा हीरो फिर मेनू की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह अब उसका इंस्ट्रक्टर बनेगा। चेहरे पर मुस्कान और चोटों के निशान के साथ आखिरकार वह उसे प्रोफेसर कहकर बुलाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया और चोआ ध्यान देती है कि उसके पिता इतने लंबे समय से इतने खुश नहीं थे। भीड़ को अब समझ आता है कि उसने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, लेकिन फिर भी वे उसके पोटेंशियल पर शक करते हैं। रिसेप्शनिस्ट एक गिफ्ट लेकर आती है और उसके साथ इतना रूखा बर्ताव करने के लिए माफी मांगती है। वह उस बॉक्स को ले लेता है और कहता है कि वह समझ सकता है क्योंकि एक लेवल 0 के रूकी का ऐसा करना सच में बेवकूफ़ी भरा ही लग रहा था। हमारा लड़का उसकी फिक्र के लिए उसे शुक्रिया कहता है और वह औरत उसकी इस तारीफ से शर्मा जाती है। अचानक चा घोषणा करती है कि वह कमांडर के साथ बाहर जा रही है। वह उसे डांटती है कि सिर्फ स्टूडेंट बन जाने से उसे इतना घमंड नहीं करना चाहिए और मेनू डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का सुझाव देता है। कमांडर कहता है कि अब वह एक एडवांस्ड स्टेज को चैलेंज कर सकता है और वह लड़का इसमें दिलचस्पी दिखाता है। जैसे ही वे चलते हैं, वह बूढ़ा आदमी समझाता है कि बीस्ट्स के मामले में लेवल ही सबसे जरूरी चीज नहीं है। वह बताता है कि उनकी ताकत तय करने वाला मुख्य फैक्टर उनकी प्रजाति है, क्योंकि कुछ प्रजातियों में इंसानों के बराबर या उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। चोआ आगे बताती है कि केवल इंसानों के पास ही उनकी प्रजाति के आधार पर जॉब्स होती हैं। वह समझाती है कि ये एडवांस स्टेजेस हैं और उसकी अगली मंजिल डिस्ट्रिक्ट 4 है, एक डार्क लुक के साथ। हमारा हीरो पूछता है कि क्या इंटेलिजेंट बीस्ट को दर्द महसूस होता है। उससे एक खौफनाक ऑरा निकलने लगता है और चोआ डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या सोच रहा है। भीड़ कमेंट करती है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट 4 में गया, वह रई नाम के किसी आदमी की वजह से गायब हो गया। एक लड़का उसका नाम जोर से बोलता है और उसका दोस्त उसे चुप कराते हुए कहता है कि उन्हें हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। कहीं और री किनोशितो नाम का एक आदमी आराम कर रहा है, जबकि एक बूढ़ा आदमी उसके जूते पॉलिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा गुंडा पूछता है कि वह कब जाने वाला है और री कहता है कि सारे स्टेजेस उसके हैं। एक घमंडी मुस्कान के साथ वह कहता है कि लाइन में इंतजार करना आम लोगों का काम है। इस बीच हमारा हीरो उसे मिला हुआ बॉक्स खोलता है और उसके अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल देखता है। बाद में वह मेनू और चोआ के साथ होता है और उसे एहसास होता है कि वह क्रिस्टल उसी समय का है। लड़का उस आइटम को दिखाता है और पूछता है कि क्या कमांडर ने पहले कभी कर्मा स्टोन देखा है। वह कहता है कि बीस्ट को हराने के बाद एक वैसा ही लेकिन अलग रंग का पत्थर गिरा था। हमारा एमसी फिर उस हरे क्रिस्टल को निकालकर दूसरे वाले से उसकी तुलना करता है। चो हैरान है क्योंकि वह एक इंटरमीडिएट कर्मा स्टोन है। वह समझाती है कि कर्मा स्टोन्स को एक्सपीरियंस स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब किसी बीस्ट को हराया जाता है तो वह कर्मा नाम का एक पदार्थ छोड़ता है। यह पत्थर आपको कर्मा को सूखने और ज्यादा आसानी से लेवल अप करने में मदद करता है, लेकिन उसे यह अजीब लगता है क्योंकि इन पत्थरों को प्राकृतिक रूप से नहीं बनना चाहिए। मेनू फिर कहता है कि यह शायद हमारे लड़के के गिफ्ट की वजह से हुआ है। वह गिफ्ट के बारे में पूछता है और चोआ कंफर्म करती है कि लड़के ने लेवल अप नहीं किया। कमांडर समझाता है कि कर्मा को सोखा नहीं गया था, लेकिन वह गायब भी नहीं हुआ। इसलिए वह यह थ्योरी देता है कि स्कूल में उस बीस्ट का कर्मा वहां मौजूद सभी लोगों ने सोख लिया था। चोआ समझ जाती है कि उस क्रीचर का एक्सपीरियंस उन सभी के बीच बंट गया था, लेकिन स्टेज में कर्मा एक ठोस पत्थर में बदल गया क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। चोआ फिर पूछती है कि अगर वह लेवल अप नहीं कर सकता तो उसके स्टैट्स कैसे बढ़ते हैं। मेंदू फिर चोआ को उसके स्टैट्स के बारे में ऐसे दखल देने वाले सवाल के लिए डांटता है। वह यह भी घोषणा करता है कि वह एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है और चोआ उस लड़के का ख्याल रखेगी। फिर वह बूढ़ा आदमी 4 ऑर्डर्स देता है, जैसे सब कुछ एक सीक्रेट रखना और 6 स्टेजेस को क्लियर करना। एक मुस्कान के साथ हमारा हीरो ऑर्डर्स मान लेता है
और अपने नए मास्टर को अलविदा कहता है। डिस्ट्रिक्ट 4 में सूट पहने कुछ लोग दूसरे अवेकेंट को अंदर जाने से रोक रहे हैं। दो लड़के गुस्से में हैं और कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनमें से एक हर चीज की शिकायत गिल्ड से करने की धमकी देता है। लेकिन तभी अंधेरे से एक भारी भरकम गुंडा बाहर निकलता है। अचानक वह बड़ा आदमी सुपर फास्ट पंच से एक नौजवान पर हमला कर देता है। वह लगातार कई वार करता रहता है और उस बेचारे को लड़ने का कोई मौका नहीं देता। वह गुंडा एक बहुत ही ताकतवर स्ट्राइक के साथ अपने हमले को खत्म करता है, जिससे वह नौजवान हवा में उड़ जाता है। उसका दोस्त हैरान है क्योंकि उसकी अर्थ स्पाइक स्किल ने उस पर एक खरोंच तक नहीं लाई। वह बड़ा आदमी एक ऐसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जो उसकी स्किन को मेटल की तरह सख्त बना देती है और आगे बढ़ता है। नौजवान घबरा जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक किसी भी चीज को आर पार कर सकती है, लेकिन इसने काम नहीं किया। बिना किसी रहम के वह गुंडा उस नौजवान को गर्दन से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है। फिर वह उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है, जिससे वह लड़ने की हालत में नहीं रहता। भीड़ उसे तुकरूगा के रूप में पहचान लेती है, जो राई किनोशिटा के 4 पिलर्स में से एक है। वह फिर किसी को भी बिना परमिशन के स्टेज में घुसने की कोशिश करने पर धमकी देता है और कहता है कि जो भी विरोध करेगा उसका अंजाम जमीन पर पड़े इन दोनों जैसा ही होगा। सूट पहने उसके साथी उसे स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा जाती ना करने को कहते हैं, लेकिन टेरू बस गुर्राता है और उस नौजवान को नफरत से जमीन पर गिरा देता है। अचानक हमारा हीरो और कंपनी वहां पहुंचते हैं और गिरे हुए लड़कों में से एक की मदद करते हैं। भीड़ को लगता है कि लेवल 0 होने और चेतावनी को अनसुना करने के कारण वह मुसीबत में पड़ने वाला है। टारू आग बबूला हो जाता है और उस न्यूबी पर चिल्लाता है कि वह वहां से दफा हो जाए वरना उसे भी मार पड़ेगी। हमारा लड़का समझ जाता है कि अंदर जाने के लिए उसे हराना ही होगा और चोआ बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक देता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे वही करने को कहा था जो उसे सही लगे। इसलिए हमारा एमसी उसे घायलों की देखभाल करने के लिए कहता है, जबकि वह सिचुएशन को संभालता है। टेरेव उस लेवल 0 वाले बच्चे की हिम्मत से चिढ़ जाता है और एक लाल ऑरा चमकने लगता है। वह लेवल 12 होने और 600 से ज्यादा स्टैट्स पॉइंट्स होने की शेखी बघारता है। इसके बावजूद वह गुंडा हमारे हीरो से निकल रहे प्रेशर की वजह से टेंशन में आ जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वह देखता है कि वह लड़का सीधे उसकी तरफ दौड़ रहा है। उसकी आंखों की पुतलियों की परछाई में हमारा एमसी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रिएक्ट करने का मौका दिए बिना ही वह उस बुली के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। एक लेवल 0 वाले के लिए उसकी ऐसी बेमिसाल स्पीड देखकर भीड़ सदमे में है। हमारे हीरो का मुक्का ताकत के साथ टिकारू के मेटेलिक चेहरे पर पड़ता है। हालांकि वह गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और बच्चे की स्पीड की तारीफ करता है। फिर वह कहता है कि उसमें ताकत की कमी है और एक काउंटर अटैक से उसे दूर फेंक देता है। हमारे एमसी को एहसास होता है कि उसे अपनी फुर्ती बढ़ाने के लिए थंडर वेव का इस्तेमाल करना होगा। फिर उसका सिस्टम मेटलाइजेशन स्किल का एनालिसिस करने के लिए मिमेसिस को एक्टिवेट कर देता है। वो उठता है और समझ जाता है कि जीतने के लिए उसे इस लड़ाई को सीरियसली लेना होगा। उसका प्लान हमलों को चकमा देना और दुश्मन के कमजोर अंगों पर निशाना लगाना है। स्पीड के एक झटके के साथ हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत से उस गुंडे पर झपटता है। टीयर को उसे कमजोर कहता है और बोलता है कि उसके पास ना तो पावर है और ना ही स्पीड। हमारा लड़का फिर और तेज होने के लिए थंडर वेव इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपनी बिजली को आजाद करता है और टकारो लाइटनिंग एलिमेंट देखकर चौंक जाता है। फिर दुश्मन पर इलेक्ट्रिक मुक्कों की बौछार होती है और एनालिसिस बार तेजी से ऊपर चढ़ता है। भीड़ को समझ नहीं आता कि वह दूसरी क्लास की स्किल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहा है और उसकी स्पीड से हैरान है। टारू बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह खुद को बचा नहीं पा रहा है और उसे डर है कि वह यह लड़ाई हार जाएगा। वह मदद के लिए अपने गुंडों को चिल्लाता है, लेकिन वे कुछ नहीं करते। कोई और चारा ना होने पर वह गुंडा अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला करता है। गुस्से से दहाड़ते हुए वह ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपनी सारी एनर्जी आजाद कर देता है। उसका पूरा शरीर मेटल में बदल जाता है और वह हमारे हीरो को उसे इवॉल्व होने पर मजबूर करने के लिए शुक्रिया कहता है। वह शेखी बघारता है कि अब उसका डिफेंस 500 पॉइंट से ज्यादा है और वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। एक खतरनाक लुक के साथ वह शुक्रिया के तौर पर एक तेज और बिना दर्द वाले मैच का वादा करता है। भीड़ उम्मीद खो देती है, यह सोचकर कि यह डिफेंस अभेद्य है, लेकिन हमारा एमसी थ्योरी देता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा माना खर्च होता है। टीयरो उस लेवल 0 न्यूबी की तेज समझ से हैरान है। एनालिसिस 100% पर पहुंच जाता है और वह लड़का कहता है कि वह इसे पल भर में खत्म कर देगा। अचानक वह नीला कमल का फूल दिखाई देता है और चोआ जानती है कि वह ताकतवर हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि वह ऐसी स्किल से कैसे जीतेगा जो कोई हमला भी नहीं लग रही है। वह पियर्सिंग ऑफ सीखता है जो डिफेंस को इग्नोर करता है लेकिन बहुत धीमा है। एक दृढ़ लुक के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह उस गुंडे के डिफेंस को चकनाचूर कर देगा। उसके स्टैट्स बढ़ते हैं और पियर्सिंग ऑफ मिलने पर वह पूरी तरह से हील हो जाता है। फिर वो और बनाता है और टकारू उस हमले को चकमा देने का चैलेंज देता है। भीड़ सदमे में है कि लेवल 0 की एक स्किल लेवल 12 के डिफेंस को तोड़ रही है। वो छोटी पर्पल स्फीयर फिर धीरे धीरे हवा में तैरने लगती है। ये धीमी स्पीड से भीड़ के बीच से गुजरती है, दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए।
लोगों को वह हमला बहुत ही कमज़ोर लगता है और वे उस छोटी सी गेम के साइज़ का मजाक उड़ाते हैं। टकारू भी हंसता है और कहता है कि ऐसा कमज़ोर हमला उसे गुदगुदी भी नहीं करेगा। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहीं खड़ा रहता है या सोचकर कि यह उस बच्चे का ट्रम्प कार्ड है। अचानक वह स्फीयर उसके ध्यान दिए बिना ही सीधे उसकी छाती पर टकरा जाती है। वह गुंडा यह देखकर चौंक जाता है कि उसका मेटल डिफेंस इतनी आसानी से टूट गया है। दर्द से चीखते हुए वह उस स्फीयर को अपने शरीर के आर पार होते हुए और दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए देखता है। हमारा हीरो कहता है कि उसने सिर्फ उसके हाथ पर निशाना लगाया क्योंकि वह इंसान है, वरना खेल खत्म हो गया होता। फिर वह उन गुंडों से कहता है कि वे उस बड़े आदमी को अस्पताल ले जाएं और वहां से दफा हो जाएं। एक सीरियस लुक के साथ वह लड़का उन्हें हमेशा के लिए वहां से चले जाने को दोबारा कहता है। कोई और चारा ना होने पर सूट पहने वे लोग अपने बॉस को उठाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। जीत पक्की होने के साथ भीड़ खुशी से चीखती है और चोई को उस पर बहुत गर्व होता है। जिन लड़कों की पहले पिटाई हुई थी वे हमारे हीरो को एक पार्टी बनाने के लिए बुलाते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं क्योंकि अंदर मौजूद 20 का डिफेंस टकारू जितना ही मजबूत है। हमारा लड़का समझ जाता है कि यह स्टेज उसकी नई स्किल को तेज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। लड़के कंफ्यूज हैं और पूछते हैं कि वह कौन सा विकल्प चुनने वाला है। एक सीरियस लुक के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह अकेले ही स्टेज में जाना पसंद करेगा। उन्हें लगता है कि सिर्फ टिकारू के गुंडे को हराने की वजह से उसमें घमंड आ गया है। निराश होकर वह लड़का कहता है कि वह कोई और ग्रुप ढूंढ लेगा क्योंकि वह काफी अच्छा नहीं है। चुआ उसके माना को लेकर परेशान है, लेकिन हमारा एमसी उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। वह शर्मा जाती है और कहती है कि उसने ऐसा इसलिए पूछा था कि उसके पिता उसे डांटे नहीं। जाने से पहले चुआ चेतावनी देती है कि स्टोन बीस्ट्स बड़े बड़े झुंडों में घूमते हैं। हमारा लड़का फिर स्टेज में एंटर करता है और सिस्टम उसकी एंट्री को अप्रूव कर देता है। वह हैरान है क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। स्टेज के अंदर स्टोन गोलम्स का एक झुंड लड़ाई के लिए उसका इंतजार कर रहा है। स्क्रीन दिखाती है कि वे मूर्तियां लेवल 9 की हैं और अपना सारा माना डिफेंस में कन्वर्ट कर लेती हैं। हमारा हीरो फिर अपनी स्किल के पैसिव को टेस्ट करने के लिए अपना पियर्सिंग ऑर्ब तैयार करता है। वह एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में एक पर्पल एनर्जी स्फीयर दिखाई देता है। वह स्फीयर आगे बढ़ता है और ठीक उसके सामने वाले स्टोन गोलम से टकराता है। मॉन्स्टर हार जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि स्फीयर की स्पीड बढ़ गई है। एक मुस्कान के साथ वह कहता है कि उसे पता था क्योंकि उस स्किल के पैसिव इफेक्ट ने काम किया है। वह और भी स्टोन क्रीचर्स से घिरा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा है। अपनी बिजी एक्टिवेट किए हुए वह कहता है कि धीमे टारगेट्स उसके नए स्फीयर के लिए बिल्कुल सही हैं। हमारा हीरो फिर 2 और मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उसका माना कम होने लगता है। अब सिर्फ 3 दुश्मन बचे हैं और स्टेज बॉस ने अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। हमारा हीरो अपने पियर्सिंग ऑर्ब का इस्तेमाल करने और एक ही बार में 2 को खत्म करने की तैयारी करता है। फिर वह अपने बचे हुए पूरे माना के साथ हमला करता है और स्फीयर तेजी से उड़ता है। इसके बाद वह लड़का उनका ध्यान भटकाने का फायदा उठाता है और जानबूझकर खुद को जमीन पर गिरा देता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह मॉन्स्टर्स को उसका हमला खाने के लिए चिल्लाता है। पर्पल एनर्जी एक गोलम पर सीधे जाकर टकराती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि दोनों हार गए हैं और स्फीयर की स्पीड बढ़ जाती है। हमारा एमसी थका हुआ जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वह रिकवर होता है और कैलकुलेट करता है कि उसका स्फीयर अब 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। स्क्रीन दिखाती है कि उस स्किल की स्पीड 500% तक बढ़ सकती है, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगती है और एक विशाल पैर ठीक उसके सामने जमीन पर जोर से पड़ता है। उस इम्पैक्ट से धूल का बादल उड़ जाता है और वह लड़का तुरंत अलर्ट हो जाता है। फिर स्टेज बॉस बाहर आता है और अपनी जाइगेंटिफिकेशन स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके स्टैट्स लेवल 15 के हैं, जिसका टोटल 777 पॉइंट्स है। हमारा हीरो उसका साइज देखकर हैरान है और अपनी फुर्ती बढ़ाने के लिए अपनी बिजली का इस्तेमाल करता है। वह उस जायंट के शरीर के ऊपर दौड़ता है और सोचता है कि क्या उसका स्फीयर उसे आर पार कर पाएगा। अपने दिमाग में एक प्लान के साथ वह तय करता है कि वह उस मॉन्स्टर के सिर पर निशाना लगाएगा। फिर हमारा लड़का उस गोलम के चेहरे की तरफ छलांग लगाता है और एक खुली जगह ढूंढता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह स्फीयर बहुत छोटा है और शायद ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। वह जायंट फिर अपना सिर घुमाता है और हवा में ही हमारे हीरो पर हमला करने की तैयारी करता है। चकमा देने का कोई रास्ता होने पर लड़का देखता है कि उसके लिए सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। आखिरी सेकंड में हमारा हीरो हमले से बचने के लिए अपनी ब्लैक वॉल का इस्तेमाल करता है। वह इम्पैक्ट उसे पूरी ताकत के साथ जमीन पर फेंक देता है और वह उस जायंट की ताकत को महसूस करता है। मार खाने के बावजूद भी उसे एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त है। उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दुश्मन की जाइगेंटिफिकेशन स्किल का एनालिसिस करना शुरू कर देता है। कहीं और एक गुर्गा अपना फोन उठाता है और खबर सुनकर सदमे में है। री किनोशिटा उस शोर से चिढ़ जाता है और उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है। वह गुर्गा माफी मांगता है और री पूछता है कि आखिर ये सब हंगामा किस बात का है। फिर वह रिपोर्ट देता है कि किसी ने टीयरू को हरा दिया है और जबरदस्ती स्टेज में घुस गया है।
राय आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसका वो चमचा हमेशा अपने अभेद्य डिफेंस की शेखी बखारता रहता है। उसका गुर्गा कहता है कि लेवल 30 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के पास वहां जाने का समय नहीं होगा। उसे यह भी लगता है कि 10 लेवल के एक रूकी के लिए उस गुंडे को हराना नामुमकिन है। लेकिन रागी उसे बीच में टोकता है और कहता है कि वे सिचुएशन को संभालने के लिए वहां जा रहे हैं। एक खूंखार लुक के साथ वह अपने गुर्गे को जल्दी चलने को कहता है और बोलता है कि वह उसे अपनी बात दोहराने पर मजबूर ना करे। वह आदमी तुरंत उसकी बात मानता है और रेई जाकर उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना कोट पहनता है और कसम खाता है कि वह उन घुसपैठियों को उससे पंगा लेने पर पछताने पर मजबूर कर देगा। लड़ाई की ओर वापस लौटते हैं। एनालिसिस 100% पर पहुंच जाता है और लड़के को राहत मिलती है। नीला कमल का फूल उस जायंट के सिर पर दिखाई देता है और तेजी से चमकता है। जायंटिफिकेशन का एनालिसिस पूरा हो जाता है, लेकिन उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। इसके बजाय उसका पियर्सिंग ऑर्ब लेवल अप हो जाता है और उसे नए इफेक्ट्स मिल जाते हैं। अब वह स्फीयर का साइज बढ़ा सकता है और स्पीड का बफ दोगुना हो गया है। एक मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि यह अपनी नई एबिलिटी को आजमाने का समय है। उसके स्टैट्स 20 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं और वह फिर से पूरी तरह हील हो जाता है। फिर वह अपनी पूरी ताकत का पियर्सिंग ऑर्ब बनाने के लिए अपना सारा माना इस्तेमाल करता है। स्फीयर की एनर्जी जोर से नीचे आती है और उस जायंट के सिर के ठीक बीचों बीच टकराती है। यह हमला इतना ताकतवर है कि यह पूरे मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और जमीन में एक गड्ढा कर देता है। अपना माना 0 होने पर वह मजाक करता है और सोचता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सिस्टम उसे बताता है कि गोलम हार गया है और स्फीयर की स्पीड दोगुनी हो गई है। वो कैलकुलेट करता है कि अगर वह स्टेज को 2 बार और क्लियर कर ले तो उसकी स्किल एक कार जितनी तेज हो जाएगी। हमारा हीरो फिर समझता है कि उसकी स्किल्स के पैसिव इफेक्ट्स काफी काम के हैं, क्योंकि लोटस एक्सप्लोजन उसकी बाकी सभी एबिलिटीज की रेंज बढ़ा देता है। इसी के साथ वह एक दिन दुश्मनों पर मीलों दूर से हमला कर पाने का सपना देखता है। बाहर स्क्रीन दिखाती है कि चैलेंज 3 मिनट में पूरा हो गया। भीड़ सदमे में है, क्योंकि 5 लोगों के एक ग्रुप को भी 10 मिनट से ज्यादा का समय लगता। वे सोच रहे हैं कि वह अभी भी लेवल 0 पर कैसे है और क्या यह अनाउंसमेंट कोई गलती थी। चो बहुत इंप्रेस है कि उसने बिना किसी खरोंच के स्टेज क्लियर कर लिया और फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह उसे उसकी स्पीड के लिए बधाई देती है और वह कहता है कि यह आसान था क्योंकि वह डिफेंस को इग्नोर कर सकता था। एक जेड बटरफ्लाई उसकी उंगली पर आकर बैठती है और वह पूछता है कि यह क्या है। चोआ बताती है कि उसकी जॉब एक शिकागामी यूजर की है और वह बटरफ्लाई उसी की है। हमारा हीरो उस शिकागामी की खूबसूरती से बहुत इंप्रेस है, क्योंकि उसने पहली बार कोई शिकागामी देखा है। फिर वह मौका देखकर पूछता है कि और किस तरह की जॉब्स होती हैं, जो समझाती है कि जॉब्स को 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले एलिमेंटलिस्ट्स होते हैं, जो प्रकृति के 7 तत्वों में से किसी एक को मैनिपुलेट करते हैं। स्कूल वाला बुली भी उनमें से एक था, जिसके पास लाइटनिंग एलिमेंट की पावर थी, और टकारू, जिसे उसने अभी हराया था, वह एक मेटल टाइप एलिमेंटलिस्ट था। दूसरे टाइप के लोग शिकागामी यूजर्स होते हैं, जो अपने लिए लड़ने के लिए क्रीचर्स को समन करते हैं। चोआ बताती है कि जब से वह एक अवेकन के रूप में पैदा हुई है, तब से उसका शिकागामी उसके साथ है। फिर वह पूछती है कि क्या उसे पहली 2 क्लासेस के बारे में कोई सवाल है। हमारा हीरो नोटिस करता है कि उसका शिकागामी लेवल 15 का है और वह सिर्फ लेवल 6 की है। चोआ इस कमेंट से शर्मा जाती है और सोचती है कि क्या उसमें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वह समझाती है कि शिकागामी भी एक्सपीरियंस सोखते हैं और लेवल अप करते हैं। एक डार्क लुक के साथ वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि किसी लड़ाई में इंसान पर निशाना लगाना ज्यादा आसान है। चोआ उससे निकल रहे नेगेटिव ऑरा से डर जाती है और सोचती है कि क्या गड़बड़ है। हमारा लड़का फिर उसे आगे बताने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अभी सिर्फ 2 क्लासेस के बारे में ही बताया है। तीसरी क्लास सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि उसके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। चोआ बताती है कि यह हमारे हीरो की क्लास है, ऑर्डर ब्रेकर, और इस रहस्य का कारण यह है कि उनमें से हर एक के पास बिल्कुल अलग एबिलिटीज होती हैं। ऐसे ब्रेकर्स भी हैं जो अपने शरीर के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने अनगिनत क्लोन भी बना सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास की स्किल्स जेड रैंक की होती हैं, जो दूसरों की एस रैंक से भी ऊपर होती हैं। इन एक्सक्लूसिव स्किल्स की वजह से अगर किसी दुश्मन को इस एबिलिटी का पता चल जाए तो वह हथियार हाथ से निकल जाता है। चोआ फिर कहती है कि ब्रेकर्स के बीच भी वह एक अलग ही एक्सिस्टेंस है। हमारा हीरो फिर कहता है कि प्रोफेसर यहाँ नहीं है, इसलिए बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वह आखिरी क्लास के बारे में पूछता है और चोआ मुस्कुराते हुए जवाब देने से पहले सस्पेंस बढ़ाती है। वह कहती है कि यह उसके अपने बारे में उसे कुछ न बताने की सजा है। वह इसे मान लेता है और वह ये कहते हुए टॉपिक बदल देती है कि उसने जिस स्टूडेंट को बचाया था वह ठीक है। वह पूछती है कि वह अब क्या करने वाला है, और लड़का कहता है कि वह और स्टेजेस क्लियर करना चाहता है। चाओ उसे चेतावनी देती है कि स्टेजेस का कूल डाउन टाइम कम से कम 2 दिनों का होता है। वह हैरान है और समझ जाता है कि वह किनेशा आदमी स्टेजेस पर एकाधिकार कैसे जमा सकता है। हमारा एमसी फिर पूछता है कि क्या लेवल अप करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स वाला कोई स्टेज है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह कहती है कि उसे उसके लिए एकदम सही जगह पता है। वह उसे लोकस डेजर्ट ले जाती है।
एक ऐसी जगह जहां 1000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। चोआ उसे चेतावनी देती है कि बिना एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल के ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे याद आता है कि उसने अभी तक उसके सामने लोटस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल नहीं किया है। चेतावनी के बावजूद वह उसके कॉन्फिडेंस से हैरान है और उसे जाने देती है। वहां मौजूद लोगों को लगता है कि वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा है और वे वहां से जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद राय उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। उसका गुर्गा बताता है कि टारगेट पहले ही जा चुका है और उसने 30 मिनट में स्टेज क्लियर कर लिया था। राय आग बबूला है क्योंकि बेवकूफ बनाए जाने पर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर वह अपने गुर्गों को हंटिंग डॉग को बुलाने का ऑर्डर देता है ताकि वह उस गहरी नफरत वाले माना को ट्रैक कर सके। वह उसे जिंदा पकड़ने की कसम खाता है ताकि वह उसे तड़पा सके। एक गली में वह नौजवान जिसकी पहले पिटाई हुई थी छिपा हुआ है और उस मिशन को एक्सेप्ट करने पर पछता रहा है। वह नौजवान गली में छिप जाता है और सोचता है कि वह बच निकलने में कामयाब रहा और सुरक्षित है। लेकिन अचानक लाल आंखों वाला एक बहुत बड़ा भेड़िया सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। वह क्रीचर उसे जोर से काटता है और हवा में उठा लेता है, जिससे उसे खुद को बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। वह हंटिंग डॉग आता है और कहता है, ऐसा लगता है कि इस नौजवान को कुछ कहना है। वह बेचारा सोचता है कि उसे कैसे ढूंढा गया, और वह हंटर मुस्कुराते हुए जवाब देता है। वह कहता है कि उसके भेड़िए, जिसका नाम डेथ है, कि सूंघने की शक्ति अपने शिकार को ढूंढने के लिए बहुत अच्छी है। हंटिंग डॉग अपना नाम चार्ल्स बताता है और यह खुलासा करता है कि उसका भेड़िया डेथ को सूंघ सकता है। वह नौजवान अपनी जान की भीख मांगता है और रोते हुए कहता है कि उसे मत मारो, लेकिन चार्ल्स कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि किनोशिटा उससे नाराज हो जाएगा। एक खतरनाक लुक के साथ वह कहता है कि डेथ ने बहुत समय से इंसानी मांस नहीं खाया है। फिर वह अपने भेड़िए को दावत के मजे लेने को कहता है और वह बीस्ट उस पर झपट पड़ता है। सब कुछ खत्म होने के बाद चार्ल्स अपने भेड़िए को आखिरकार लेवल अप करने पर बधाई देता है। स्क्रीन दिखाती है कि उसका शिकागामी अब नई एबिलिटीज के साथ लेवल 16 का हो गया है। उसे एक कॉल आता है और वह रिपोर्ट देता है कि काम हो गया है और टारगेट को मिटा दिया गया है। चार्ल्स को फिर पता चलता है कि नया शिकार लोकस डेजर्ट की ओर जा रहा है। वह अपने भेड़िए को बुलाता है और कहता है कि एक नया शिकार शुरू होने वाला है। इस बीच हमारा हीरो स्टेज पर पहुंचता है और सोचता है कि क्या यह सही जगह है। उसे हर तरफ गेहूं के खेत दिखाई देते हैं और उसे शक होता है कि वहां इतने सारे लोकस्ट्स होंगे। चोरे समझाती है कि बीस्ट्स हमला करने के लिए वही जगह चुनते हैं जो उन्हें पसंद आती है। वह यह भी चेतावनी देती है कि वह स्टेज इतना खतरनाक है कि वह कोई रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है। हमारे हीरो को यह अजीब लगता है क्योंकि लेवल 13 पिछले स्टेज से कम है। चुआ समझाती है कि फर्क यह है कि यहाँ के लोकस बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं। एक गलती और अवेकेंड कीड़ों के कभी ना खत्म होने वाले झुंड से घिर जाता है और अंत में वह इंसान उन लोकस्ट्स का खाना बन जाता है और कहानी सुनाने के लिए सिर्फ एक कंकाल बचता है। एक मुस्कान के साथ हमारा लड़का कहता है कि उसे मॉन्स्टर से भरी हुई जगह ही चाहिए थी। वह उसे तसल्ली देता है कि वह इतनी जल्दी कीड़ों का खाना बनने के लिए बेताब नहीं है। चोआ उसका कॉन्फिडेंस देखती है और उसे अकेले ही स्टेज पोर्टल में एंटर करते हुए देखती है। वह सोचती है कि अगर वह जिंदा नहीं बचा तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने उसे वह सब कुछ बता दिया था जो उसे पता था। लेकिन अचानक उस औरत को याद आता है कि वह उसे इन्फिनिट रिस्पॉन के बारे में चेतावनी देना भूल गई है। घबराकर वह बहुत देर होने से पहले उसे चेतावनी देने के लिए स्टेज में घुसने का फैसला करती है। हालांकि जब वह पीछे मुड़ती है तो हंटिंग डॉग और उसका भेड़िया उसके सामने आ जाते हैं। एक खतरनाक मुस्कान के साथ चार्ल्स कहता है कि वह वहां किसी को ढूंढ रहा है। स्टेज के अंदर हमारा हीरो इस गंदगी की शिकायत करता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। वह उन कीड़ों को आवाज देता है और कहता है, अब खात्मे का समय आ गया है। खेत के बीचों बीच खड़ा एक पुतला विशाल लोकस्ट्स के एक झुंड को अट्रैक्ट करता है। स्क्रीन दिखाती है कि वे लेवल 1 और 2 के हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। एमसी कीड़ों की उस भारी संख्या को अपनी तरफ उड़ते हुए देखता है, लेकिन उसके लिए यह एकदम सही है क्योंकि इससे उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वह एक फायर लोटस बनाता है और अपनी एरा ऑफ इफेक्ट स्किल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपना आइस आर्मर पहने हुए वह हमला करने से पहले कीड़ों के करीब आने का इंतजार करता है। एक चीख के साथ हमारा हीरो अपना लोटस एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है और एनर्जी आजाद कर देता है। एक बहुत बड़ा धमाका पूरे खेत में फैल जाता है और एक ही बार में सैकड़ों लोकस्ट को मार गिराता है। वह बस वहां खड़ा रहता है जबकि कीड़े राख में बदल जाते हैं और सिस्टम उनके मारे जाने को कंफर्म करता है। उसकी स्किल की रेंज अब 10 और आधा मीटर हो गई है और वह पहले ही 110% जमा कर चुका है। वह कैलकुलेट करता है कि अगर वह प्रति शॉट 100 कीड़ों मार गिराए तो वह अपना माना लगभग पूरा होने पर अपनी रेंज को 1000% तक बढ़ा सकता है। वह पिछले स्टेज के कूलडाउन टाइम को कोसता है। अचानक उसे एहसास होता है कि चैलेंज की सफलता का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और मैट्रियार्क्सविल नाम की एक नई स्किल का एनालिसिस करना शुरू कर देता है। हमारे एमसी को हैरानी होती है कि धमाके के बाद भी क्या कोई जिंदा बचा है। फिर लोकस्ट का एक नया झुंड जमीन से निकलता है और उसकी तरफ हमला कर देता है।
वह खुद को कोसता है ये सोचने के लिए कि इस स्टेज में कोई बॉस नहीं होगा। किस्मत से वह स्किल्स की रेंज बढ़ा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बॉस कहाँ है। कोई और रास्ता न होने पर वह तब तक उन छोटे कीड़ों को मारते रहने का फैसला करता है जब तक कि बड़ा बॉस लड़ने के लिए बाहर नहीं आ जाता। एक और धमाके के साथ वह कीड़ों के एक और झुंड को हरा देता है और अपना बोनस बढ़ा लेता है। उसकी स्किल का डायमीटर अब 60 मीटर का हो गया है और वह इस इफेक्ट से बहुत इंप्रेस है। लेकिन इतने सारे झुंडों के बाद भी स्टेज बॉस ने अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। अचानक वह जमीन के अंदर कई लोकस्ट के अंडे फूटते हुए देखता है और ठीक उसके बाद कीड़ों का एक नया झुंड हमला करने के लिए जमीन से बाहर निकल आता है। नई स्किल का एनालिसिस 27% पर है और वह लड़ना जारी रखता है। जैसे जैसे उसका माना कम होता है, वह कैलकुलेट करता है कि उसके आइस आर्मर के साथ उसके पास सिर्फ 9 और धमाके बचे हैं। हमारा हीरो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी बार वापस आते हैं। वह कसम खाता है कि सामने आने वाले एक एक लोकस्ट का वह सफाया कर देगा। फिर वह एक और लोटस एक्सप्लोजन करता है और कीड़ों के एक और झुंड को हरा देता है। मॉन्स्टर्स के खात्मे को कंफर्म करते हुए स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशंस आते हैं। वह लगातार हमला करता रहता है और उसकी एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल का मल्टीप्लायर और ज्यादा बढ़ता जाता है। उसका लोटस एक्सप्लोजन अब 54 और आधा मीटर के डायमीटर का हो गया है। वह कीड़ों की 9 लहरों को पहले ही हरा चुका है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक और हमले के लिए ही माना चाहे। इसके बावजूद लोकस्ट लगातार आते जा रहे हैं और वे कभी खत्म ना होने वाले लग रहे हैं। वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि स्टेज बॉस अभी तक लड़ाई के लिए सामने नहीं आया है। हमारा हीरो पीछे हटने के बारे में सोचता है, लेकिन इस विचार को छोड़ देता है क्योंकि वह एक लूजर की सोच होगी। एक दृढ़ लुक के साथ वह कहता है कि चाहे कितने भी आ जाएं, वह उन सबको खत्म कर देगा। फिर वह अपना आखिरी लोटस एक्सप्लोजन करता है और अपना बचा हुआ पूरा माना इस्तेमाल कर लेता है। थक कर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी एनर्जी अब खत्म हो गई है। लेकिन उसे हैरानी होती है कि लोकस्ट्स की संख्या में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। स्किल एनालिसिस 91% पर है और वह एक पैटर्न नोटिस करता है। अचानक वह समझ आता है कि उस बॉस की एबिलिटी इन्फिनिट प्रोक्रिएशन है। स्क्रीन फिर लोकस्ट क्वीन को दिखाती है जो भारी मात्रा में अंडे दे सकती है। वह जानता है कि अगर उसने इस जड़ को खत्म नहीं किया तो वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक वह गिर न जाए। आखिरकार एनालिसिस 100% पर पहुंच जाता है और एक ब्लू एनर्जी स्फीयर दिखाई देती है। वह मोनोसेंस स्किल सीख लेता है जिससे वह एनर्जी के फ्लो को महसूस कर सकता है। इस नई स्किल के साथ उसे एहसास होता है कि उसकी डिटेक्शन रेंज 1000 मीटर से भी ज्यादा है। एक मुस्कान के साथ वह कहता है कि यह पैसिव स्टेज में फार्मिंग के लिए एकदम सही है, लेकिन वह इस काम को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है क्योंकि वह चोआ को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। उसके स्टैट्स 10 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं और वह पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। स्क्रीन दिखाती है कि अब उसके कुल एट्रीब्यूट्स 1120 पॉइंट्स हो गए हैं। फिर वह स्टेज बॉस का पता लगाने के लिए अपने माना सेंस का इस्तेमाल करता है। इस एबिलिटी के एक्टिवेट होने से उसे आखिरकार वह छिपी हुई लोकस्ट क्वीन मिल ही जाती है। चमकती हुई आंखों के साथ वह कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है और वह हमले के लिए तैयार होता है। वह एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ रानी की तरफ अपना पियर्सिंग ऑर्ब लॉन्च करता है। वह पर्पल स्फीयर बहुत तेज स्पीड से उड़ती है और वह चिल्लाता है कि छिपने का कोई फायदा नहीं है। लोटस के पैसिव के साथ उसका स्फीयर अब 120 मीटर दूसरे टारगेट तक पहुंच सकता है। वह हमला लोकस्ट क्वीन पर एकदम सटीक बैठता है और उसे डिफेंस का कोई मौका दिए बिना ही आर पार कर जाता है। मॉन्स्टर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी बिजली के साथ उसके सामने प्रकट होता है। एक विजयी मुस्कान के साथ वह कहता है कि यह चेकमेट है और आखिरी वार की तैयारी करता है। वह अपने आइस ब्लेड का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में रानी को 2 टुकड़ों में काट देता है। रानी के मारे जाने के साथ ही लोकस्ट के झुंड में पूरी तरह से हाहाकार मच जाता है। हमारा हीरो फिर कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वे उसकी लपटों के साथ अपनी मम्मी से मिलने वाले हैं। वह बचे हुए झुंड को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करता है। उसके लोटस एक्सप्लोजन का रेडियस अब 65 मीटर हो गया है। स्क्रीन दिखाती है कि उसके पियर्सिंग ऑर्ब की रेंज भी बढ़कर 131 मीटर हो गई है। एक मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि फसल बहुत अच्छी रही और वह वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्क्रीन फिर दिखाती है कि उसने 17 मिनट और 7 सेकंड के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह सोचता है कि चोआ बहुत परेशान होगी और वह उसे बहुत डांटने वाली है। फिर भी उसे उसका सीरियस अंदाज बहुत क्यूट लगता है और वह माफी मांगने के लिए पोर्टल से बाहर आता है। लेकिन अचानक उसकी आंख लाल हो जाती है और उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। बाहर हंटिंग डॉग ने चोआ की गर्दन पकड़कर उसे बंधक बना रखा है। चार्ल्स कहता है अगर वह अकेले बच गई तो पक्का यह वही लड़की है जिसे रेइज ही ढूंढ रहा है। हमारा हीरो आग बबूला हो जाता है और उस हंटर से अपने गंदे हाथ उस पर से अभी हटाने को कहता है। वह विलन फिर हंसता है और उसे सिर्फ एक लेवल 0 होने की वजह से एक घमंडी रुकी कहता है।
अपनी बिजली एक्टिवेट करके हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर झपट पड़ता है। चार्ल्स उसकी स्पीड से हैरान रह जाता है और उसे मौत करीब आती हुई महसूस होती है, लेकिन उसका भेड़िया डेथ सामने कूद जाता है और अपने मास्टर के लिए वह लाइटनिंग पंच अपने ऊपर ले लेता है। सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बी रैंक के शिकागामी डेथ हाउंड का एनालिसिस शुरू कर देता है। हमारा लड़का समझ जाता है कि टोपी वाला वह आदमी चोआ की तरह ही एक शिकागामी यूजर है। एनालिसिस 12% तक पहुंच जाता है और चार्ल्स हमारे हीरो के मूव्स की तारीफ करता है। वह समझ जाता है कि टारू क्यों हार गया, लेकिन उसे डेथ और एक बंधक होने का घमंड है। हमारा हीरो चोआ का नाम चिल्लाता है और अपना हमला रोक देता है ताकि गलती से उसे चोट न लग जाए। भेड़िया इस मौके का फायदा उठाता है और हमारे एमसी पर झपट पड़ता है। चार्ल्स शेखी बघारता है कि उसके भेड़िए के दांत किसी भी डिफेंस को चकनाचूर कर सकते हैं। फिर वह हैरान रह जाता है क्योंकि हमारा हीरो अपना बचाव नहीं करता और सीधे उस बीस्ट का सामना करता है। हमारा हीरो फिर अपने पियर्सिंग ऑब का इस्तेमाल करता है और उसे सीधे उस भेड़िए के मुंह में फेंक देता है। पर्पल एनर्जी उस क्रीचर के सिर को एक बहुत ही क्रूर दृश्य में उड़ा देती है। एनालिसिस तेजी से 77% पर पहुंच जाता है और भेड़िया हार कर जमीन पर गिर जाता है। चार्ल्स सदमे है और सोचता है कि क्या इस न्यूबी को शिकागामी के बारे में बेसिक बातें भी नहीं पता है। फिर वह शेखी बघारता है कि उसके भेड़िए डेथ के पास एक रिस्पॉन्स स्किल है और वह पहले ही वापस आ रहा है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह उस क्रीचर को तुरंत उस लड़की को खा जाने का ऑर्डर देता है। हमारा एमसी फिर हमलों का अनुमान लगाने के लिए अपने माना सेंस को एक्टिवेट करता है। वह भेड़िए के काटने से बच जाता है और एनालिसिस तेजी से बढ़ता रहता है। उसका प्लान नीला कमल का फूल आए बिना ही कॉपी पूरी करने का है ताकि उसका गिफ्ट किसी को पता न चले। चार्ल्स टेंशन में आ जाता है क्योंकि वह बहुत तेज है और उसके पास एक ताकतवर डिटेक्शन स्किल है। कोई भी वार ना कर पाने की स्थिति में वह विलेन लड़ाई रोकने के लिए चाकू धमकाता है। हमारा लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि उसे एनालिसिस को 100% तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। आखिरकार कॉपी पूरी हो जाती है और वह शिकागामी डेवर स्किल सीख लेता है। यह उसे केवल छूने भर से बी रैंक या उससे कम के शिकागामी को कंट्रोल करने की पावर देता है। उसके स्टैट्स 20 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं, लेकिन हीलिंग इफेक्ट काम नहीं करता। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह पिछले चैलेंज से पहले ही रिकवर हो चुका था। ये नई एबिलिटी उसे दूसरे यूजर्स के शिकागामी चुराने की ताकत देती है। चेहरे पर मुस्कान और एक नीले ऑरा के साथ वह दुश्मन के कुत्ते को छीनने के लिए तैयार होता है। वह आगे की ओर दौड़ता है और अपना हाथ भेड़िए डेथ के सिर पर रख देता है। फिर वह उसे लात मारकर दूर कर देता है और शिकागामी तेज से चमकने लगता है। चार्ल्स अपने बेकार भेड़िए पर गुस्सा होता है और उस पर खर्च किए गए सारे एक्सपी शिकायत करता है। फिर वह चा को दोबारा धमकाता है और कहता है कि अगर उसने विरोध किया तो वह उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन वह घायल लड़की हमारे हीरो से उसके बारे में चिंता ना करने के लिए कहती है। इसलिए हमारा लड़का सरेंडर करते हुए अपने हाथ उठा लेता है और उसे उस लड़की को न छूने के लिए चिल्लाता है। एक मजाकिया मुस्कान के साथ चार्ल्स कहता है कि अगर उसने चुपचाप बात मान ली होती तो उसे चोट नहीं लगती। एमसी फिर पूछता है कि उसे निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी है। हंटर बताता है कि उसे बिना परमिशन के उसे पकड़ने के लिए राई किनोशिडा ने भेजा था। हमारा हीरो समझाता है कि उसे इस रागी आदमी से थोड़ी बात करनी होगी। चार्ल्स फिर उसे धमकाता है और अपने भेड़िए को बिना किसी रहम के लड़के के पैर फाड़ देने को कहता है। बिना कुछ सोचे समझे विलन अपने कुत्ते डेथ को पूरी ताकत से हमला करने का ऑर्डर देता है। वह भेड़िए पर चिल्लाता है कि वह एक बार और खुद को उसका शिकागामी होने के लायक साबित करे। हालांकि कुत्ते डेथ पर अब लोटस का निशान है और वह अपने ही पुराने मास्टर को जोर से काट लेता है। अपनी स्पीड के साथ हमारा हीरो मौका देखता है और चोवा को बचाकर अपनी बाहों में उठा लेता है। चार्ल्स दर्द से चीखता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके अपने ही शिकागामी ने उस पर हमला क्यों किया। हमारा एमसी फिर उस भेड़िए को एक अच्छा लड़का कहता है और वह उस लड़की को पकड़े हुए उसके बगल में खड़ा रहता है। वह कसम खाता है कि वह उस विलेन को उसके दर्द की कीमत 100 गुना ज्यादा चुकाने पर मजबूर कर देगा। खौफजदा होकर चार्ल्स गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वह तो बस ऑर्डर्स मान रहा था और यहाँ तक कि मदद की भी पेशकश करता है। नफरत से लाल हुई अपनी आंखों के साथ हमारा हीरो कहता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन वह ये भी बताता है कि हंटर का गार्ड इस समय पूरी तरह से कमजोर है। फिर जमीन से बर्फ का एक विशाल पिलर निकलता है और विलेन को पूरी ताकत से हिट करता है। एक ठंडे लुक के साथ हमारा हीरो कहता है कि उसे अपना मौका मिला था और अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि रागी को हराना सिर्फ उसका काम है, उसके नए भेड़िए का नहीं। खौफ में चार्ल्स रोता है और एक और मौके की भीख मांगते हुए कहता है कि उसके हाथ फिसल गए थे। उसके रोने को इग्नोर करते हुए कुत्ता डेथ शुद्ध गुस्से से भरी अपनी लाल आंखों के साथ उस पर झपट पड़ता है। हंटर घबरा जाता है और भेड़िए को यह याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसका पुराना मास्टर था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह क्रीचर अपना मुंह खोलता है और अपने पुराने मालिक को ही खा जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब भेड़िया अपना काम निपटा रहा होता है
तब हमारा हीरो किसी से पूछता है कि क्या यह तमाशा अच्छा था। फिर वह सवाल करता है कि वह आदमी और कितनी देर तक वहां छिपा रहने वाला है। और थोड़ी दूर एक पुल पर एक रहस्यमयी आकृति किनारे से सब कुछ देख रही थी। अचानक एक रहस्यमयी लड़का सामने आता है और कहता है कि आखिरकार उसने उन्हें ढूंढ ही लिया। हमारा हीरो चुहा को पास पकड़ता है और पूछता है कि क्या वह उस आदमी का दोस्त है जिसे भेड़िए ने अभी लंच में खा लिया है। लड़का घबराकर जोर देकर कहता है कि वह दुश्मन नहीं है और बस चाहता है कि वह उसकी बात सुने। इत्सुकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपने भेड़िए ग्रीन को खाना खत्म करने के बाद उसके पीछे आने को कहता है। इबेरी यह देखकर सदमे में है कि एक रेड डॉग भी उसकी बात मानता है और उसे इसमें मदद की एक उम्मीद नजर आती है। इसलिए वह खुद को इबेरिया के रूप में पेश करता है और उसे उस आदमी के रूप में पहचान लेता है जिसने टेरू को हराया था। फिर वह क्रिएशन स्टोन्स और यहाँ तक कि हथियारों से भी मदद की पेशकश करता है, लेकिन हमारा लड़का बस उसे इग्नोर करता है और उस घायल लड़की को अपनी बाहों में लेकर चलता रहता है। इबेरिया कंफ्यूज है। उसे लगता है कि कोई भी इतने बड़े इनाम पर टूट पड़ता। फिर उसे अपने बूढ़े पिता की बात याद आती है कि इनाम काम का होना चाहिए, जैसे घायलों की दवा या बदला लेने वाले के लिए कोई ब्लेड। अचानक उसे समझ में आता है और एक मुस्कान के साथ आखिरकार उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। वह दौड़कर आता है और चेतावनी देता है कि अगर हमारा लड़का ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो वह लड़की बच नहीं पाएगी। इबेरिया बताता है कि किस्मत से उसके पास एक हीलिंग आइटम है और वह उसे अभी बचा सकता है। हमारा हीरो रुक जाता है और उसे हैरानी से देखते हुए पूछता है कि क्या यह सच है। वह उसे यकीन दिलाता है कि हीलिंग तुरंत नहीं होती है, लेकिन इससे उसकी जान जरूर बच जाएगी। इत्सुकाई फिर उसे जमीन पर लेटा देता है और लड़का उस आइटम से उसके घाव को लपेटने लगता है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वह चीज कोई आर्टिफैक्ट है, और इबेरिया समझ जाता है कि वह एक बिल्कुल नया न्यूबी है। वह समझाता है कि मॉडर्न हथियार डिजास्टर बीस्ट्स के सामने बेकार कबाड़ हैं, इसीलिए आर्टिजन्स आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं जिन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कॉमन आर्टिफैक्ट्स बेसिक हथियारों की तरह होते हैं, लेकिन वे बीस्ट्स और अवेकन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेयर और एपिक वाले आपके स्टैट्स बढ़ाते हैं और उनमें स्पेशल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और आखिर में यूनिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो सबसे बेहतरीन होते हैं, जिनमें अविश्वसनीय रूप से ताकतवर एबिलिटीज होती हैं। इबेरिया बताता है कि आर्टिजन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है। हमारा हीरो अंदाजा लगाता है कि उसके पिता जरूर एक आर्टिजन होंगे, लेकिन इबेरिया शेखी बघारने लगता है। ऐसा लगता है कि उसके पिता ने 5 महाद्वीपों में मौजूद 10 यूनिक आर्टिफैक्ट्स में से 3 बनाए हैं। इसी वजह से उसके पिता को नॉर्थ के किंग आर्टिजन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इबेरिया चिढ़ जाता है क्योंकि हमारे लड़के को इस कहानी में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा हीरो असल में हाउंड द्वारा पीछे छोड़े गए क्रॉसबो का एनालिसिस कर रहा था। हथियार हाथ में लेकर वह सोचता है कि वह अपने मानव को बचाने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इबेरिया फिर बताता है कि वह हथियार एक रेयर आर्टिफैक्ट है और वह अपना गोला बारूद खुद बनाता है। अचानक वह क्रॉसबो गायब हो जाता है और वह समझाता है कि आर्टिफैक्ट्स को सबस्पेस में स्टोर किया जा सकता है। हमारा हीरो हीलिंग के लिए उसे शुक्रिया कहता है और बोलता है कि अब उसे राजी किनोशिडा को ढूंढना है। वह लड़का चौंक जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 4 में राई से पंगा लेना सच में बहुत हिम्मत का काम है। वह फिर बताता है कि उन दोनों का टारगेट एक ही है और हमारा लड़का कारण पूछता है। इबेरिया उसे सीरियस टूर्नामेंट के लिए टीम बनाने का न्योता देता है। इत्सुकी सोचता है कि इस रागी आदमी से टूर्नामेंट का क्या लेना देना है। पता चलता है कि क्वालिफायर्स डिस्ट्रिक्ट 4 में होंगे, जो रेई का इलाका है, और बॉस का बेटा होने के नाते वह क्वालिफाई करना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को शर्मिंदा ना करे। इसीलिए वह स्टेजेस पर अपना कब्जा जमा रहा है। और हमारा हीरो पूछता है कि उसे उसके साथ टीम क्यों बनानी चाहिए। एक सीरियस लुक के साथ इबेरिया समझाना शुरू करता है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। वह कहता है कि बचपन से ही उसने अपने पिता को बेहतरीन आर्टिफैक्ट्स बनाते हुए देखा था। इसी वजह से उसका सपना एक अवेकन बनने और अपने पिता की बनाई चीजों से लड़ने का था। और जब वह 1 महीने पहले अवेकन हुआ तो उसने एक आर्टिफैक्ट मांगा, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसके पिता ने उसे एक शर्त दी कि वह क्वालिफायर्स पास करे। एक दृढ़ लुक के साथ वह चिल्लाता है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए टूर्नामेंट पास करके रहेगा। हमारा हीरो फिर कहता है कि इतने मशहूर पिता के होने पर उसे एक लेवल 0 की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके पिता ने उसे ताकतवर लोगों से मदद पाने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करने से मना किया है। इसके अलावा रागी ने अपनी टीम के लिए लगभग सभी अच्छे पार्टिसिपेंट्स को पहले ही खरीद लिया है, इसलिए उसने उस न्यूबी के बारे में सुना जिसने टकारू को हराया था और उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया। हमारा हीरो पार्टनरशिप के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे चोआ को अस्पताल ले जाना है। इबेरिया बहुत खुश हो जाता है और उनकी नई जोड़ी के लिए एक नाम सोचने लगता है। हमारे हीरो को लगता है कि वह सच में गले की हड्डी है, क्योंकि वह उसके दोस्त रिकू से भी ज्यादा बोलता है। इसी बीच रिकू और सीओ कहीं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। लड़के को छींक आती है और उसे लगता है कि पक्का उस समय कोई उसके बारे में बात कर रहा है। सीओ फिर पूछती है कि हमले को कितना समय हो गया है और क्या वह ठीक है। उसका दोस्त हमारे हीरो को लेकर इतनी परेशान होने और उससे मिलने न जाने के लिए उसे छेड़ता है।
लाल चेहरे के साथ सीओ गुस्सा हो जाती है और अपनी वाटर एबिलिटी से रिको पर हमला कर देती है। वह उस पर एक नीच हमले का आरोप लगाता है, लेकिन लड़की कहती है कि ये उसकी अपनी गलती थी कि उसने अपना गार्ड डाउन होने दिया। अचानक उनका मास्टर आ जाता है और उन्हें फालतू बकवास बंद करने को कहता है क्योंकि टूर्नामेंट पास आ रहा है। सीओ दूसरे अवेकेंड से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है और रिको डिस्ट्रिक्ट 4 को देखना चाहता है। कहीं और एक गुर्गा क्रिएशन स्टोन से भरा एक ब्रीफकेस खोलता है। राई किनोशिता उनमें से एक को उठाता है और उसे अजीब लगता है कि हाउंड को इतनी देर हो गई है। गुस्से में वह एक्सपी पाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता है और उसे बेकार कबाड़ कहता है। फिर वह उन्हें हाउंड को भूल जाने को कहता है क्योंकि क्वालिफायर्स उनकी पहली प्रायोरिटी है। उसका गुर्गा रिपोर्ट देता है कि उन्होंने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पहले ही 887 पार्टिसिपेंट्स की भर्ती कर ली है। रीजी कहता है कि वह इकलौता भरोसेमंद आदमी है जो उसके पास है। फिर वह आखिरी पत्थर का इस्तेमाल करता है और आखिरकार लेवल अप करने में कामयाब हो जाता है। अब लेवल 12 पर वह बाहर मौजूद इन सभी कमजोरों को कुचलने के लिए तैयार होता है। हमारे हीरो एक अस्पताल के बाहर एक रहस्यमयी आकृति के सामने खड़े हैं। हमारा लड़का माफी मांगता है और कहता है कि उसकी गलती की वजह से चोआ को इतनी चोट लगी। वह आकृति फिर पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह उस इंसान को संभाल ले जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एक दृढ़ लुक के साथ हमारा हीरो कहता है कि री उसकी समस्या है और वह खुद उससे निपटेगा। वह रहस्यमय आदमी सहमत हो जाता है और उसे बाद में सारी डिटेल्स बताने को कहता है। इबेरी को समझ आ जाता है कि हमारा लड़का उसके पिता से क्यों इंप्रेस नहीं हुआ था। कमांडर उसका मास्टर है। बाद में हमारा हीरो चोआ को बताता है कि वह इबेरिया के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। लड़की कहती है कि अपनी बटरफ्लाई और उस रेयर आर्टिफैक्ट की मदद से वह पहले ही ठीक हो चुकी है। वह रहस्यमय आदमी फिर उस पट्टी को पहचान लेता है और अंदाजा लगाता है कि इबेरिया एडन का बेटा है। वह लड़का सदमे में है कि वो आर्टिफैक्ट्स और यहाँ तक कि उसके पिता के बारे में भी जानता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो घबरा जाता है और कहता है कि असल में वो एडन का पिता है। रहस्यमय आदमी उससे कहता है कि उसने सब कुछ उल्टा समझ लिया है और इबेरिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूरी तरह से शर्मिंदा होकर वह अपनी गलती सुधारता है और कहता है कि एडेन असल में उसके पिता हैं। वह आदमी उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है कि वह बाद में उससे मिलने आएगा। फिर वह उन दोनों को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि वह और चोआ टूर्नामेंट देखने जा रहे हैं। एक्साइटेड होकर लड़के अलविदा कहते हैं और वादा करते हैं कि वे क्वालिफायर्स पास कर लेंगे। चोआ फिर कमेंट करती है कि उसके पिता सच में हमारे हीरो को बहुत पसंद करते हैं। मैनू बताता है कि अपने सदमे के कारण उस लड़के में खुद को खत्म कर लेने की एक बहुत तेज भावना है, लेकिन जब उसके आसपास कोई ऐसा होता है जिसे उसे बचाना होता है तो वह भावना कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए कमांडर ने अपनी ही बेटी को हमारे हीरो के बगल में रखा था। उसका मिशन वह इंसान बनना है जिसे वह बचाना चाहता है और साथ ही उसकी कमजोरी भी बनना है। वह फिर बताता है कि स्कूल में हुआ हमला कोई हादसा नहीं था बल्कि एक प्लान था। इंसानियत का भविष्य अंधकार में है क्योंकि गद्दारों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि उसका मानना है कि हमारा हीरो उस भविष्य को जरूर रोशन करेगा और एक दिन वह हर किसी के लिए उम्मीद की एक सच्ची किरण बनेगा। अगले दिन सेवियर्स टूर्नामेंट आखिरकार डिस्ट्रिक्ट 4 में शुरू होता है। लोगों की भारी संख्या देखकर भीड़ हैरान रह जाती है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की संख्या अचानक दोगुनी हो गई है। राई आग बबूला हो जाता है क्योंकि बूढ़े मेनों के आने से उसके सारे प्लान्स बर्बाद हो गए। आरकेयू और सीओ रेई के साथियों को लाल रंग के आर्म बैंड पहने हुए देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये कोई नया ट्रेंड है। सोरियो फुजिवारा नाम का एक आदमी फिर मंच पर आता है और रूल समझाना शुरू करता है। एरिना को 2 हिस्सों में बांटा गया है और हर टीम एक अलग पॉइंट से शुरू करती है। फुजी समझाता है कि पहला फेज अंदर के हिस्से तक पहुंचने की एक रेस है। सभी का ब्रेसलेट उनके समय और रैंकिंग में उनकी जगह को रिकॉर्ड करेगा। आरकेयू को लगता है कि यह रूल बहुत ही क्रूर है क्योंकि हजारों लोग बाहर होने वाले हैं। इबेरिया फिर एक बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा करता है और अनाउंसर कहता है कि वे 2 टूल्स ला सकते हैं। इस बीच राई किनोशिता अपने गुर्गों को उन सभी को तबाह करने का ऑर्डर देता है जो उसके सामने आते हैं। इबेरिया अंदर के एरिया में घुसने और रेजी को चकमा देने का एक प्लान बनाता है, लेकिन अचानक उस लड़के का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि हमारे हीरो ने एक शब्द भी नहीं सुना। हमारा हीरो बस राई के ग्रुप के पास गया और उन्हें बिना किसी परवाह के घूरने लगा। अनाउंसर आखिरकार पहले स्टेज के शुरू होने का ऐलान करता है। फुजिवारा इतने सारे युवाओं को देखकर खुश है, लेकिन वह जानता है कि संख्या का मतलब क्वालिटी नहीं होता। शो हेन नाम का एक आदमी कहता है कि पुराने दिनों में लेवल 15 से ऊपर के लोग होते थे, लेकिन असल में उसके साल में सिर्फ वही था और मशहूर जिन ताइवा ने हिस्सा लिया था। शू को ताइवा जैसे किसी रूकी के बिना यह सब बहुत बोरिंग लगता है और फुजोरा कहता है कि जीनियस बहुत कम मिलते हैं। फिर वह मेंदू के उस नए स्टूडेंट के बारे में पूछता है जिसने एक कंकाल को हराया था। कमांडर जो वहां भेष बदल कर आया था वह कंफर्म करता है कि वह अफवाह सच है। शू नए प्रोडिजी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि वह कहाँ है।
फुजियारा फिर पता लगाने के लिए अपने टैबलेट पर उस बच्चे को खोजना शुरू करता है। वह आरकेयू को खारिज कर देता है क्योंकि उसका मेटल गिफ्ट बहुत ही मामूली है और वह सिर्फ लेवल 10 का है। सीओ भी वह नहीं है क्योंकि वह एक सपोर्ट एलिमेंटलिस्ट है, इसलिए उसे लगता है कि वह स्टूडेंट हनाहनु नाम की कोई लड़की होनी चाहिए जिसका लेवल 16 का बहुत ही एबनॉर्मल लेवल है। फुजिवारा को यह अजीब लगता है कि हन्ना का लेवल सबसे ज्यादा है, लेकिन मेनू को इसकी कोई परवाह नहीं लगती। शू फिर पूछता है कि क्या कोई लेवल 0 वाला भी हिस्सा ले रहा है, और वह कंफर्म करता है कि वहां एक ऐसा लड़का है। इसी बीच री और उसके गुर्गे लेवल 0 होने पर हमारे हीरो का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ठंडी नजर के साथ हमारा हीरो अपना क्रॉसबो समझता है और सबको घूरता है। रिकी फिर उसे पहचान लेता है और एक घमंडी मुस्कान के साथ पूछता है कि आखिर वह है कौन। हमारा हीरो फिर कहता है कि विलेन उसे हर जगह ढूंढ रहा था। राई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक लेवल 0 वाले कचरे ने उसके गुर्गे टकारू को हरा दिया है, इसलिए वह अपने चमचों को उस बच्चे को पकड़ने और उसे पछताने पर मजबूर करने का ऑर्डर देता है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए री अपनी बिजली आजाद करता है और कहता है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। दूसरी तरफ शीटेन उस ग्रुप को देखता है और समझ जाता है कि यह लड़ाई एक तरफा होने वाली है। वह गुंडों से सरेंडर करने को कहता है, ये कहते हुए कि वे उनकी जान बख्श सकते हैं। इबेरिया टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर वह एक को गिरा भी दे तो बाकी सभी को हराना नामुमकिन है। कोई और रास्ता ना होने पर वह लड़ाई में मदद के लिए अपने सीक्रेट ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। री का एक गुर्गा पास आता है और लेवल 0 होने पर हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है। एक ठंडे लुक के साथ हमारा हीरो बस उस आदमी को अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहता है। वह गुर्गा उस बच्चे की इस जरूरत से हैरान रह जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन शू को उसकी पर्सनैलिटी पसंद आती है और वह कहता है कि अगर वह मरने वाला होगा तो वह उसे बचा लेगा। वह गुर्गा फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि वह उसका सिर फोड़कर देखेगा कि उसके अंदर क्या है। हमारा हीरो बस मुस्कुराता है और दुश्मन के इस हमले का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह उस गुर्गे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है जिससे वह दूर जा गिरता है और हमारा हीरो उसे एक ठंडी नजर से घूरता है। हमारा हीरो अपनी बात दोहराता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। शू सदमे में है। उसने अपने से 7 लेवल ताकतवर दुश्मन को एक ही वार में हरा दिया था। बाकी गुंडों को इस पर विश्वास नहीं होता और वे सोचते हैं कि उसने बस उस आदमी को चकमा दे दिया है। उनमें से एक फिर अपनी फायर स्किल का इस्तेमाल करता है और उस बच्चे को कोयले में बदलने की कसम खाता है। वह फायरबॉल तेजी से आगे बढ़ता है और इबेरिया घबरा जाता है क्योंकि उसके पास अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने का समय नहीं है। भीड़ को लगता है कि एक मामूली लेवल 0 वाले के खिलाफ इतने ताकतवर हमले का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा है, लेकिन अचानक गुंडों में से एक नोटिस करता है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। हमारा हीरो फिर अपनी ब्लैक आइस वॉल का इस्तेमाल करता है और हमले से खुद को बचाता है। इबेरिया इंप्रेस है, वह आग के उस धमाके को रोकने में कामयाब रहा। एक सीरियस लुक के साथ हमारा हीरो उस आदमी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसका डिफेंस 10% बढ़ गया है और उसके स्टार्स भी ऊपर गए हैं। वह ये टेस्ट करना चाहता है कि क्या एक ही हमले को 2 बार रोकने से स्किल का पैसिव एक्टिवेट होता है। वह गुर्गा हैरान है क्योंकि वह वाटर एलिमेंटलिस्ट नहीं है, इसलिए उसे बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा हीरो फिर उसे दोबारा हमला करने का चैलेंज देता है और वादा करता है कि वह खुद को डिफेंड नहीं करेगा। दुश्मन इस चैलेंज को मान लेता है और अपना सबसे ताकतवर मूव इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपने पूरे माना के साथ वह लड़के की तरफ आग की एक और भी बड़ी लहर छोड़ता है। हमारा हीरो उस हमले को देखता है और उसे एहसास होता है कि भले ही यह ताकतवर है, लेकिन फिर भी यह सिर्फ आग ही है। गुंडों को लगता है कि इतनी ताकत से वह एक लेवल 8 वाले का भी मुकाबला कर सकता है। अपना माना बिल्कुल खत्म हो जाने पर दुश्मन कहता है कि अब खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अचानक वह कुछ अजीब देखता है और चिल्लाता है कि यह नामुमकिन है। एक ठंडी घूर के साथ हमारा हीरो पूछता है कि क्या उस गुर्गे को सच में लगता है कि वह भाग सकता है। एक और दुश्मन फिर पीछे से उस पर हमला करता है, उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेता है। हमारा लड़का अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और बस उसे अपने ब्लैक आइस आर्मर के साथ घूरता रहता है। वह गुंडा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर स्पीड उसकी खासियत है तो ताकत उसकी है। स्क्रीन दिखाती है कि डिफेंस बोनस सिर्फ 3% था, न कि 34। हमारा हीरो फिर समझ जाता है कि एक ही टारगेट के खिलाफ आइस का पैसिव काम नहीं करता है। वह गुर्गा उसका माना खत्म करने और उसे उसके आइस डिफेंस के बिना छोड़ने का प्लान बनाता है। इस बीच हमारे हीरो को एहसास होता है कि थंडरवेव में भी यही कमी है। बिना समय बर्बाद किए वह गुंडा फायरबॉल्स की बौछार से हमला कर देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे हर तरफ बहुत सारी धूल और धुआं उड़ जाता है। राय देखता है कि उसके 2 चमचे हार गए हैं और वह सबको भागने के लिए कहता है। बिजली के एक ऑरा के साथ हमारा हीरो सोचता है कि यह आदमी सच में कौन है। वह फिर अपने आइस आर्म से उस गुंडे पर हमला करता है और उसके दर्द को खत्म कर देता है। दुश्मन विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसका हमला रोक दिया गया था और उसे बर्फ की कमजोरी का पता चल जाता है।
हमारा हीरो फिर गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है। इबेरिया दूर से ये सब देखता है और उसे दिखता है कि सभी गुंडे हार चुके हैं। अपना टेस्ट पूरा होने के साथ हमारा हीरो कहता है कि अब इस पार्टी को खत्म करने का समय आ गया है। वह फिर फायरबॉल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है। उसका सिस्टम लाइटनिंग स्किल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके स्टैट्स एक बार फिर से बढ़ जाते हैं। राई फिर एक और गुर्गे के साथ जुड़ता है और एक मुस्कान के साथ सिल्वर सर्पेंट स्किल का इस्तेमाल करता है। इबेरिया कहता है कि उसने सोचा था कि यह लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन वह लड़का ताकतवर है। जमीन पर पड़ा एक गुर्गा सोचता है कि आखिर वह है कौन, क्योंकि वह सच में एक लेवल 0 जैसा नहीं लगता। हमारा हीरो फिर कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि उसने हम दोनों क्यों कहा। इबेरिया शेखी बघाड़ता है कि साथ मिलकर वे डुओ डलाई हैं जो नॉर्थ में सबसे ताकतवर है, लेकिन हमारा हीरो उसे घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि उन्हें किनोशिटा को पकड़ना है। बचा हुआ गुर्गा बस यही सोच सकता है कि उस टीम का नाम कितना बकवास है। इस बीच राई यह मान लेता है कि लेवल 0 वाला वह लड़का अब तक उसके आदमियों से हार चुका होगा। हालांकि उसे याद आता है कि वह न्यूबी जिस क्रॉसबो का इस्तेमाल कर रहा था वह हाउंड के हथियार जैसा ही था। फिर उसका एक रनर, जिसे अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड है, एक विरोधी को पीछे छोड़ देता है। वह आदमी अपनी स्पीड की शेखी बखारता है, लेकिन अचानक उसे कोई चीज जोर से आकर लगती है। वह जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि दुनिया में कौन उसे टॉप स्पीड पर मारने कामयाब रहा। फिर री सामने आता है और बिना किसी रहम के उसे लाइटनिंग अटैक से पूरी तरह से खत्म कर देता है। विलेन कहता है कि जब कोई उससे आगे भागता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। वह फिर अपने गुर्गों को दूसरे स्टेज के लिए इकट्ठा होने को कहता है। वीआईपी बॉक्स से चश्मे वाली एक औरत जेनकाई के बेटे के घमंड के बारे में सोचती है। मेनू कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये टूर्नामेंट के नियमों के खिलाफ नहीं है। राई इसका फायदा उठाता है और अपने साथियों का इस्तेमाल रास्ता साफ करने और अपना स्टैमिना बचाने के लिए करता है। उनकी मदद से वो आसानी से दूसरे फेज में पहुंच सकता है। अंदर के एरिया में पहुंचकर वह इस बात की शेखी बघारता है कि यह सब कितना आसान था। लेकिन अचानक बिजली का एक नीला बोल्ट चमकता है और कोई गुस्से से उसका नाम चिल्लाता है। राई एरेना के बीचों बीच उसका नाम पुकारने वाली उस आवाज से डरकर उछल पड़ता है। वह फिर पूछता है कि उसे पुकारने की जरूरत किसने की, और उसके चमचे उस न्यूबी की तरफ इशारा करते हैं। भीड़ हट जाती है और हमारा हीरो और इबेरिया उनकी तरफ चलते हैं। गुर्गे कंफर्म करते हैं कि ये वही बच्चा है जिससे वे पहले लड़े थे। राई विश्वास नहीं कर पाता कि उन्होंने उसके आदमियों को हरा दिया और उसे लगता है कि पक्का उन्हें रिश्वत दी गई होगी। नफरत भरी नजर से वह पूछता है कि लेवल 0 का ये कचरा उसका कहाँ तक पीछा करने वाला है। हमारा लड़का कहता है कि जब तक उनका हिसाब बराबर नहीं हो जाता वह कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन रेजी कहता है कि वह बिजी है और उन्हें कंपनी देने के लिए कुछ लोगों को छोड़ जाएगा। फिर वह विलेन अपने गुंडों की आर्मी को अपनी पूरी ताकत से उस जोड़ी पर हमला करने का ऑर्डर देता है। वे चमचे उस बदतमीज बच्चे को तमीज सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इबेरिया ये देखकर डर जाता है कि उसके सामने कम से कम 100 दुश्मन है। हालांकि हमारा हीरो शांति से उसे बस अपने कान बंद करने को कहता है। अचानक हमारे हीरो से बिजली की एक बहुत बड़ी लहर निकलती है जो हर किसी को हिट करती है। रेई बस एक सीरियस लुक के साथ यह नजारा देखता रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता। वह इलेक्ट्रिक अटैक इतना ताकतवर है कि यह सभी गुंडों को हवा में उड़ा देता है। रेजी और इबेरिया दोनों उस एबिलिटी की पावर देखकर पूरी तरह सदमे में है। हमारा लड़का फिर कहता है कि उसकी आखिरी बात ठीक से समझी नहीं गई थी। एक ठंडी घूर के साथ वह अपनी बात दोहराता है कि राई तब तक कहीं नहीं जाने वाला जब तक कि वे अपना हिसाब बराबर नहीं कर लेते। इसी बीच रिको और सीओ अंदर के एरिया में पहुंचते हैं और उन्हें चौथा और 5वां स्थान मिलता है। लड़का हैरान है क्योंकि भले ही वे तेज थे लेकिन दूसरे लोग उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। उनसे आगे तीसरे नंबर पर गाओ और दूसरे नंबर पर शानागमी है, लेकिन पहले नंबर पर आने वाली हनाहानु नाम की एक 16 लेवल की लड़की है। सीओ और रिको इत्सुकी के बारे में परेशान होने लगते हैं, लेकिन अचानक वे किसी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। इस अप्रत्याशित नजारे को देखकर गुलाबी बालों वाली उस लड़की का मुख खुला का खुला रह जाता है। ठीक उसके बाद इबेरिया जमीन पर बहुत जोर से गिरता है और उसे 6वां स्थान मिलता है। जमीन पर पूरी तरह से घायल होने के बावजूद वह बस हमारे हीरो का नाम ही चिल्ला पाता है। उसके दोस्त वह चीख सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने सच में इत्सुकी का नाम सुना था। आरकेयू फिर अपने दोस्त की परछाई को पहचान लेता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। एक सीरियस लुक के साथ हमारा लड़का रेई को घूरता है और कहता है कि वह वीआईपी बॉक्स से कहीं नहीं जाने वाला। फुजीवारा सोचता है कि वह रूकी रेई के पीछे इतना क्यों पड़ा है। मेनू फिर हीन को उस लड़के की मदद करने के लिए कहता है अगर वह किसी मुसीबत में फंस जाए। हीन उस स्पीड से बहुत इंप्रेस है और सोचता है कि क्या वह कभी इतना तेज हो सकता है। रेई के गुंडों में से एक चिढ़ जाता है और हमारे हीरो को तैयार हो जाने को कहता है। वह कहता है ये कोई लड़ाई नहीं है बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की मौत है। दूसरे शब्दों में उस बच्चे को हराने के लिए 100 लोग एक साथ उस पर हमला करने वाले हैं। हमारा हीरो फिर बताता है कि बदला लेना ही उसकी पहली प्रायोरिटी है। राई गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी लाल आंखों के साथ वह सबको हमला करने का ऑर्डर देता है।
फिर सभी गुर्गे एक साथ हमारे हीरो की तरफ झपट पड़ते हैं। एक गुर्गा अपने फायर पंच के साथ आगे बढ़ता है और कसम खाता है कि हमारे हीरो का सिर उसका है, लेकिन हमारा लड़का उस आग से जलती हुई अंगूठी को अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है, जिससे दुश्मन सदमे में रह जाता है। वह फिर उसे अपनी अद्भुत ताकत के साथ अपने कंधे के ऊपर से फेंक देता है। वह गुर्गा सिर के बल जमीन पर गिरता है और एक ही मूव में हार जाता है। बाकी सभी डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि वह एक लेवल 0 वाले से कैसे हार गया। एक शांत एक्सप्रेशन के साथ हमारा हीरो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर कहता है, अब इस बकवास को खत्म करने का समय आ गया है, और अपना लोटस एक्टिवेट करता है। आग का एक बहुत बड़ा धमाका सभी गुर्गों को एक ही बार में निगल लेता है। लपटों की वह लहर पूरे एरिना में फैल जाती है, जिससे हर कोई हवा में उड़ जाता है। उसके दोस्त सदमे में हैं और सोच रहे हैं कि क्या वह सच में इत्सुकी की स्किल थी। दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी धमाके की पावर देखकर हैरान हैं। यहाँ तक कि पहले नंबर पर आने वाली हानाहानु भी ये नज़ारा चुपचाप देखती रहती है। वीआईपी बॉक्स में फुजिवारा को विश्वास नहीं होता कि एक लेवल 0 वाले ने ऐसा किया और दूसरी क्लास की स्किल्स का इस्तेमाल किया। चोआ को अब रेगिस्तान में उसके कॉन्फिडेंस की वजह समझ में आती है। उसके पास एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल थी। हमारा हीरो फिर बताता है कि उसने अपनी पावर का सिर्फ 30% इस्तेमाल किया था, ताकि वह किसी को पूरी तरह खत्म न कर दे। वह धुएं के बीच में खड़ा है और उसके चारों ओर गिरे हुए गुर्गे हैं। अपनी नीली चमकती आंखों के साथ वह रे को घूरता है और कहता है, अब सिर्फ तुम बचे हो। राय खौफ में है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को हरा दिया। हमारा हीरो फिर कहता है कि वह अपने दोस्त को मिले सारे दर्द का बदला लेगा। राय आग बबूला हो जाता है और अपनी पावर को आजाद करते हुए कहता है कि वे दोनों बिल्कुल अलग अलग लेवल्स पर हैं। एक चीख के साथ री अपना थंडर कैनन लॉन्च करता है और हमारे हीरो का सिस्टम उसका एनालिसिस करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा लड़का आसानी से चकमा देता है और उस विलन की पीठ पर एक वार करता है। री उसकी स्पीड से सदमे में है और उसे एहसास होता है कि वह यह लड़ाई किसी भी तरह नहीं जीत सकता। हताश होकर वह अपने बॉडीगार्ड 40 नाम के किसी आदमी को उसे बचाने के लिए चिल्लाता है। वह बेहेमोथ फिर रूल्स तोड़ने और अपने बॉस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक मुस्कान के साथ विलेम कहता है कि उस बच्चे का कीमा बनने वाला है, क्योंकि 40 का लेवल 35 है। वीआईपी बॉक्स में मेनू हीम को जाने के लिए कहता है और वह नौजवान तुरंत उसकी बात मान लेता है। हमारा हीरो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है और किसी को तेज स्पीड से आते हुए महसूस करता है। और ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, क्योंकि लड़ाई के लिए एक और आदमी भी आ जाता है। वो बड़ा आदमी जमीन पर बहुत जोर से उतरता है, जिससे धूल का बादल उड़ जाता है। एक फोकस्ड लुक के साथ हमारा लड़का नए दुश्मनों को देखता है जो अभी अभी आए हैं। हीम फिर राय के गुर्गे को पकड़ लेता है और हमारे हीरो से कहता है कि वह जो कर रहा था उसे जारी रखे। नफरत से भरे एक लुक के साथ हमारा हीरो कहता है कि विलेम की लाइफलाइन अब खत्म हो चुकी है। खौफजदा राय उस बच्चे को डराने के लिए अपने परिवार के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से भरी एक दहाड़ के साथ उसे जमीन पर पटक दिया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उस विलेन के हारने पर हमारा हीरो कहता है कि यह अजहा के लिए था। वीआईपी बॉक्स से चश्मे वाली एक लड़की लड़के की जीत पर शर्मा जाती है। फुजिवारा को यह अजीब लगता है और पूछता है कि वह उस तरफ क्यों देख रही है। हमारा हीरो फिर जानबूझकर एनालिसिस को 99% पर रोक देता है। एरिना की दूसरी तरफ सीओ अपने दोस्त को जीतते हुए देखकर उसका नाम चिल्लाती है। हमारा हीरो फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है कि यह कौन है। वह अपने दोस्तों सीओ और रिकू को उससे मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हुए देखता है। गुलाबी बालों वाली लड़की उसे अंदर आने और गिरती हुई बारिश से बचने के लिए बुलाती है। आंखों में आंसू लिए हुए वह परेशान है कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। सिस्टम फिर अनाउंस करता है कि पहले फेज में वह 7वें नंबर पर आया है। इबेरिया और रिकू आते हैं और लड़के को गले लगाते हैं और राहत महसूस करते हैं कि वह ठीक है, लेकिन आरकेयू इबेरिया से चिढ़ जाता है और उसे आंखों में बिजली के साथ घूरता है। एक मुस्कान के साथ इबेरिया खुद को हमारे हीरो के नए पार्टनर के रूप में पेश करता है। चश्मे वाला दोस्त उसे गद्दार कहता है और सीओ को यह अजीब लगता है कि इत्सुकी दोस्त बना रहा है। इबेरिया उसका पार्टनर होने की शेखी बघारता है, लेकिन रिकू डी का नाम पूछता है। रिकू फिर कहता है कि उनके पास एक टीम का नाम है और इबेरिया उसे वह नाम बोलने का चैलेंज देता है। बड़े गर्व के साथ वह बताता है कि नाम डुओ यही है, लेकिन इत्सुकी उसे रुकने के लिए कहता है। चश्मे वाला दोस्त उसके मुंह पर हंसता है और कहता है कि उस टीम का नाम बहुत ही बकवास है। स्टेज से फुजियारा अनाउंस करता है कि पहले 500 लोग पास हो गए हैं और बाकी सभी बाहर हो गए हैं। वह समझाता है कि दूसरे फेज में हर कोई 1 घंटे तक अकेले रहेगा। इबेरिया वीआईपी बॉक्स में अकेले बीस्ट से लड़ने के ख्याल से ही डर जाता है। हीन दूसरे फेज के लिए एक्साइटेड है और देखना चाहता है कि उनमें क्या काबिलियत है। स्क्रीन टूर्नामेंट के पहले फेज से टॉप 7 फिनिशर्स को दिखाती है। इसके बाद दूसरे फेज के लिए विशाल एरिना सभी के सामने दिखाया जाता है। ग्रुप फिर तैयार होता है और नए चैलेंज की एंट्री तरफ बढ़ता है। रिकू कमेंट करता है कि यह जगह थोड़ी डरावनी है।
और पूछता है कि क्या उसके दोस्त का लेवल सच में 0 है। चश्मे वाला दोस्त फिर पूछता है कि वो लेवल अप किए बिना कैसे ताकतवर बन रहा है, और हमारा हीरो बस मुस्कुरा देता है। सीओ चिढ़ जाती है और लड़कों से कहती है कि वे उस पर ध्यान न दें। अचानक टूर्नामेंट के जज आ जाते हैं और फुजियारा पूछता है कि क्या सभी तैयार हैं। अभी जो लोग आए हैं उन्हें पहचान कर इबेरिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भीड़ फुजिवारा और अनुभवी हीन जैसे दिग्गजों को पहचान लेती है। फुजियारा फिर टूर्नामेंट के दूसरे स्टेज के लिए रूल समझाना शुरू करता है। वह बताता है कि मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी के आधार पर पॉइंट्स अलग अलग होते हैं और हर जीत के बाद उन्हें अगले राउंड से पहले 1 मिनट का रेस्ट मिलता है। वह घमंडी गुंडा गाकू, वो जो खुद में बहुत मगरूर है, कहता है कि वह सीधे नाइटमेयर क्लास के लिए जाने वाला है। हमारा हीरो फिर अपना हाथ उठाता है क्योंकि उसे टेस्ट के बारे में एक सवाल है। उसके आसपास की भीड़ मजाक उड़ाती है, ये सोचकर कि वह बच्चा लड़ाई से पीछे हटने वाला है। फुजियारा फिर उसे सवाल पूछने की इजाजत देता है और लड़के कहता है कि वह अपने मन की बात कहे। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या नाइटमेयर क्लास मैक्सिमम डिफिकल्टी है। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसे वह रुकी सवाल काफी दिलचस्प लगता है। भीड़ उसका मजाक उड़ाती रहती है और उन्हें शक है कि वह बिगिनर मोड को भी हरा सकता है। फुजिवारा समझाता है कि सिद्धांत रूप में 20 के लिए कोई डिफिकल्टी लिमिट नहीं है। आरक्यू को लगता है कि इस पर विचार करना भी बेकार है क्योंकि नाइटमेयर क्लास पहले से ही बहुत मुश्किल है। अंत में वह बताता है कि आज के पॉइंट्स मेन टूर्नामेंट में गिने जाएंगे। ये खबर सुनकर ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है और इबेरिया कहता है कि उसे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। हमारे हीरो को ताइवान का 1,15,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड याद आता है। फिर अनाउंसर सभी को दूसरे फेज के लिए एरिना में एंटर करने को कहता है। उस एरिया में अकेले होने पर उसे लगता है कि वह जगह काफी हद तक दूसरे स्टेजेस जैसी ही है। अचानक हमला करने के लिए लेवल 1 के रेड डॉग्स का एक झुंड दिखाई देता है। वह अपनी ब्लैक आइज एक्टिवेट करता है क्योंकि वह वीआईपी बॉक्स में मौजूद क्रीचर्स को जल्दी से खत्म करना चाहता है। हीन उस बच्चे को फिर से मॉनिटर करने के लिए फुजिवारा से सवाल करता है, लेकिन एक मुस्कान के साथ हीटेन कहता है कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। फुजियारा उसकी एक्साइटमेंट से चिढ़ जाता है और कहता है कि शो बस शुरू ही होने वाला है। एक ही वार में हमारा हीरो एरिना के सभी कुत्तों को हरा देता है। फुजियारा सदमे में है क्योंकि स्टेज क्लियर करने में उसे सिर्फ 1 सेकंड का समय लगा। हीन फिर शेखी बघारते हुए कहता है कि उसने उसे पहले ही बताया था कि वो बच्चा बहुत ज्यादा कूल है। उस बूढ़े आदमी को लगता है कि जीत आसान थी क्योंकि अगला दुश्मन लेवल 8 का है। एक बहुत बड़ा फायर सलामेंडर दिखाई देता है और एक भूखी नजर से उसे घूरता है। हीन को नहीं लगता कि लेवल 8 का मॉन्स्टर उसके लिए कोई बड़ा खतरा होगा। फुजिवारा फिर टॉपिक बदलता है और बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए कहता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग अभी भी बिगिनर मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। हमारे हीरो की बराबरी करने वाली इकलौती पार्टिसिपेंट वह लड़की हनो हानू है। अचानक चश्मे वाली लड़की डर से चीखती है जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। हमारा हीरो फिर उस विशाल सैलामेंडर की लपटों में घिर जाता है। हीन उस बूढ़े आदमी को मेडिकल टीम को बुलाने से रोकता है क्योंकि उसे उस लड़के पर पूरा भरोसा है। अपनी ब्लैक आइस एक्टिवेट किए हुए हमारा हीरो खुद को सैलामेंडर की लपटों से बचाता है। वह फिर अपने आइस ब्लेड का इस्तेमाल करता है और आसानी से उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। क्रीचर 2 हिस्सों में बन जाता है और एरिना के फर्श पर हार कर गिर जाता है। सिस्टम फिर बताता है कि उसे 5 सेकंड का समय लगा और उसने 500 पॉइंट्स जीते हैं। फुजिवारा को समझ नहीं आता कि उसने जानबूझकर वह हमला क्यों सहा और वह मुस्कुरा देता है। हमारा हीरो फिर बताता है कि उसे अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए इन मौकों का फायदा उठाना ही होगा। स्क्रीन दिखाती है कि उसका डिफेंस अब 434 पॉइंट्स पर है। वह रेस्ट टाइम को इग्नोर करता है और अगले मॉन्स्टर पर अपना डिफेंस टेस्ट करने का फैसला करता है। हीन कमेंट करता है कि यह डिफिकल्टी स्पीड और कॉम्बैट सेंस को टेस्ट करती है। फिर एक इलेक्ट्रिक रेनोसॉरस दिखाई देता है और फुजावा इसे एली राइनो कहता है। अगर क्रीचर का सींग उसे लगता है तो डिफेंस की कमी के कारण अवेकंड के आर पार हो जाएगा या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस न होने के कारण वे बिजली से लकवाग्रस्त हो जाएंगे। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि जीतने के लिए किसी को स्पीड का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके थकने पर हमला करना चाहिए। लेकिन अचानक वह हमारे हीरो के उस अप्रत्याशित मूव से हैरान रह जाता है। हमारा हीरो बस उस बीस्ट के पास जाता है और उसके सींग को छू लेता है। एक मुस्कान के साथ वह कहता है कि उसका डिफेंस टेस्ट करने के लिए वह सींग बिल्कुल परफेक्ट है। गैंडा गुस्से में आ जाता है और एक ही झटके में हमला करने के लिए अपनी पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आजाद कर देता है। वह क्रीचर अपने सींग से हमारे हीरो को हवा में उड़ा देता है। इम्पैक्ट की ताकत से हमारा लड़का फिर हवा में बहुत ऊंचाई पर लॉन्च हो जाता है। वीआईपी बॉक्स से चश्मे वाली लड़की इस नज़ारे को देखकर खौफ में उसका नाम चिल्लाती है। हीन कमेंट करता है कि उस लड़के की हरकतों का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वे हमेशा काम कर जाती है। बर्फ का एक धमाका होता है जो हमारे हीरो को रेनोसॉरस के हमले से बचाता है। सिस्टम उसे बताता है कि इस हमले से उसकी फुर्ती 5% बढ़ गई है। अपनी लाल आंखों के साथ हमारा हीरो कहता है कि अब इसका फैसला करने का समय आ गया है। वह फिर अपनी थंडर वेव को एक्टिवेट करता है और उसकी फुर्ती 50% बढ़ जाती है। गैंडा गुस्से में आ जाता है
और उस लड़के पर एक बार फिर से हमला करने की तैयारी करता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट तब उस वार से बचता है और अपने आइस ब्लेड के साथ काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस बीस्ट को हरा देता है और 7 सेकंड में 1000 पॉइंट्स हासिल कर लेता है। हीन उसकी स्पीड से काफी इंप्रेस होता है और सोचता है कि उसने अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। मेनू, जो वहां भेष बदलकर मौजूद था, बताता है कि अगला मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। उस क्रिएचर के पंजे इतने नुकीले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों को चीर कर रख सकते हैं। और तो और इसका विशाल मुंह लोहे की जंजीरें उगलता है और जो कुछ भी देखता है उसे निगल जाता है। इसका शरीर भी एक बहुत ही मजबूत एक्सोस्केलेटन आर्मर से ढका हुआ है। इन सभी खूबियों के साथ ये मॉन्स्टर प्रीलिम्स का सबसे ताकतवर बीस्ट है। लेवल 15 का परगेटरी जायंट बाहर आता है और हमारे हीरो को नफरत भरी नजरों से घूरता है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट तब हमले के लिए अपनी पियर्सिंग ऑर्ब को एक्टिवेट करता है। वह पर्पल एनर्जी मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है और उस स्किल की स्पीड 200% तक बढ़ जाती है। वीआईपी बॉक्स में इस शानदार जीत को देखकर जज हैरान रह जाते हैं। फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि ऑर्ब की स्पीड 900% तक बढ़ चुकी है। सिर्फ 3 सेकंड में वह 5000 पॉइंट्स कमा लेता है और अगले चैलेंज की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर अपने मुंह से पानी की एक शक्तिशाली धार छोड़ता है। इसी बीच सीओ अगली क्लास में जाने के लिए अपनी वाटर बुलेट का इस्तेमाल करती है। ब्रूड गो भी सबसे पहले वहां पहुंचने के लिए रेस्ट पीरियड को छोड़ देता है। वहीं पहले नंबर पर रहने वाली हाना हनु आगे बढ़ने से पहले अपने माना को रिकवर करना बेहतर समझती है। अचानक स्क्रीन पर दिखाई देता है कि नाइटमेयर क्लास को सिर्फ 21 सेकंड में क्लियर कर लिया गया है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वह कौन था जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया। जीत के बाद हमारा हीरो कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वीआईपी बॉक्स में फूजीवासा को यकीन ही नहीं होता कि उसने लेवल 15 के जायंट को हरा दिया है। मुस्कुराते हुए हीन उनसे डिफिकल्टी बढ़ाने को कहता है ताकि देख सके कि यह लड़का कितनी दूर तक जा सकता है। फिर दूसरा स्टेज 2 प्रीडेटरी जायंट्स के साथ शुरू होता है और हमारा हीरो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वे दोनों विशाल क्रिएचर एरिना में आते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा लड़का फैसला करता है कि जब वे दहाड़ ही रहे हैं तभी उनमें से एक को खत्म कर दिया जाए। अपने पियर्सिंग ऑर्ब से वह पहले जायंट को हरा देता है और अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। फूजीवासा दंग रह जाता है और सोचता है कि क्या इसकी स्किल की कोई लिमिट भी है। हालांकि हीटेन बताता है कि इस एबिलिटी में एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अचानक दूसरा जायंट लड़के की तरफ एक अजीब सी स्पीड के साथ हमला करता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट चौंक जाता है क्योंकि ये क्रिएचर बाकी सबसे ज्यादा तेज है। मेनू समझाता है कि जायंट्स को उनके बड़े आकार की वजह से अक्सर धीमा समझने की गलती की जाती है। बिना समय बर्बाद किए हमारा हीरो हमले से पहले एक और पियर्सिंग ऑर्ब तैयार करता है। फिर जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है वह अपनी स्किल को लॉन्च कर देता है। हीन समझाता है कि जायंट्स माना का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके बाकी स्टैट्स काफी बेहतर होते हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि मॉन्स्टर के पास टोटल 940 स्टैट पॉइंट्स हैं। वह जायंट तब उस पर्पल ऑर्ब से बच निकलता है और हमारा हीरो उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। मेनू को एहसास होता है कि ऑर्ब स्लो है और लड़के ने 20 की दहाड़ को हमले के मौके के रूप में इस्तेमाल किया था। वह मॉन्स्टर फिर एक जोरदार पंच मारता है और हमारा प्रोटोगोनिस्ट कूद कर बच जाता है। उस वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एरिना के फर्श पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। पत्थरों का एक धमाका होता है जिससे बहुत सारी धूल और मलबा उड़ता है। हमारे हीरो को तब समझ आता है कि मिड रेंज से ऑर्ब से बचा जा सकता है। हीन कहता है कि अगर वह यह जानते हुए भी इस स्किल का इस्तेमाल करता है कि यह नहीं लगेगी तो इसका मतलब है कि उसके पैंतरे खत्म हो चुके हैं। मुस्कुराते हुए हमारा प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि चूंकि बीस्ट तेज है इसलिए वह बस उसके और करीब जाएगा। वह फिर अपने थंडरवेव को एक्टिवेट करता है और सीधे जायंट की तरफ बढ़ता है। अपनी स्पीड के साथ वह आसानी से मॉन्स्टर के सारे हमलों से बच जाता है। जायंट तब बिजली से घिर जाता है और एक भी वार नहीं कर पाता। वीआईपी बॉक्स से चश्मे वाली लड़की लड़के की फुर्ती देखकर हैरान रह जाती है। फूजीवासा घबरा जाता है क्योंकि यह हमला गैंडो से भी ज्यादा ताकतवर है। हालांकि मेनू उसे रेस्क्यू टीम को बुलाने से रोकता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। हीन सहमत होते हुए कहता है कि पावर बहुत शानदार है, लेकिन अगर ये लगेगी ही नहीं तो सब बेकार है। फिर जायंट की मुट्ठी जमीन से कुछ ही इंच ऊपर रुक जाती है और अपना निशाना चूक जाती है। वह क्रिएचर घुटनों के बल गिर जाता है, हार मान लेता है और अब लड़ने के लिए हिल भी नहीं सकता। एक कुटिल मुस्कान के साथ मॉन्स्टर हमारे हीरो की तरफ देखता है और उसे करीब आने का इशारा करता है। जायंट फिर अपना सिर घुमाता है और हमारे हीरो की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। एक छलांग के साथ हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपना पियर्सिंग ऑर्ब सीधे उस बीस्ट के सिर पर दे मारता है। अपनी बिजली को एक्टिवेट रखते हुए वह लड़ाई को खत्म करने के लिए फाइनल ब्लो की तैयारी करता है। वह पर्पल एनर्जी फिर मॉन्स्टर की खोपड़ी को चीरते हुए निकल जाती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सिस्टम रिपोर्ट देता है कि ऑर्ब की स्पीड 1300% बढ़ गई है। इस जीत के साथ वह सिर्फ 12 सेकंड की लड़ाई में 10,000 पॉइंट्स कमा लेता है। वीआईपी बॉक्स में एक चश्मे वाली लड़की जोर से उसका नाम पुकारती है। जीत से रोमांचित होकर फूजीवासा को उसका यह उत्साह थोड़ा अजीब लगता है।
और वह कहता है कि उसे इतना जोश में देखना काफी रेयर है। पूरी तरह शर्माते हुए वह एक बहाना बनाती है और कहती है कि वह तो बस चीयर कर रही थी। मीनू फिर इस सीन पर थोड़ा अजीब महसूस करता है और कहता है कि वह अब ज्यादा बातूनी हो गई है। हीन तब पूछता है कि लड़के ने जायंट के हमलों से बचने का फैसला क्यों किया। वह समझाता है कि हमारे हीरो की नॉर्मल स्पीड मॉन्स्टर्स जैसी ही है, लेकिन जब वह अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट करता है तो उसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है और इस वजह से जायंट के हमले अब उसे नहीं लग सकते। फुजीवासा कहता है कि ऐसा होने पर भी उसने अपने पॉइंट्स के साथ पहले ही फर्स्ट प्लेस पक्की कर ली है, लेकिन सबसे ताकतवर आदमी को पीछे छोड़ने के लिए हमारा हीरो यहाँ रुक नहीं सकता। एक पक्के इरादे के साथ वह चिल्लाता है कि वह रुक नहीं सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तीसरा स्टेज शुरू होता है और अब सामना करने के लिए 3